पीने के पानी और सीवरेज लाइनें मिल गईं। कराची में डायरिया, टाइफाइड, गैस्ट्रो और हेपेटाइटिस फैलने का खदशा। कौन से इलाके ज्यादा मुतासिर होंगे, जानिए आज के प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद। कराची के शहरियों को तैयारी पकड़ना होगी। पहले से भी ज्यादा मजबूत सिस्टम बारिशों का आ रहा है। शहर में बादल कब से बरसेंगे, कितने मिलीमीटर बारिश हो सकती है, जानिए थोड़ी सी देर में। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। ईद का शोर था, ईद आई गुजर गई, थोड़ी सी छुट्टियां मिली वो भी गुजर गई। अब नए सिरे से ऑफिस ज्वाइन कीजिए, दफातर में जाइए, काम सरंजाम दीजिए, जिम्मेदारियां सरंजाम दीजिए। लेकिन इस सब के साथ साथ अब आ रहे हैं वो सारे के सारे आदाद शुमार भी सामने कि जिनसे हमें थोड़ा थोड़ा सा ये पता चलेगा कि कहीं हमने कोई बेएहतियाती तो नहीं की। मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। कोरोना वायरस का जोर ये टूटता चला जा रहा है, इसमें कमी का सिलसिला जारी है। और अगर हम बात करें नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 432 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगर एक्टिव केसेस की हम बात कर लें तो 25,065 एक्टिव केसेस इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जिन्होंने कोरोना को शिकस्त दी है, यानी सेहतयाब होने वाले मरीज, इनकी तादाद 2,49,000 से जायद हो गई है। एक दिन के दौरान 15 अफराद कोरोना के बायस इंतकाल कर गए हैं। मजमूई अमवात की तादाद 5,999 हो गई है। ये तो हमने स्टैट्स ऑफिस शेयर किए हैं। गो कि हम कह सकते हैं कि कमी आ रही है, जोर टूट रहा है, सिमटता जा रहा है कोरोना, लेकिन एट द सेम टाइम गया नहीं है। कोरोना यहाँ पर है। बेहतियाती अगर करेंगे तो ये स्टैट्स फिर से हमें याद दिला देंगे कि जब हमने देखा था कि दिन में 6-6 हज़ार केसेस भी रिपोर्ट हुए थे, आज अगर 500 से भी कम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो एहतियात कर रहे हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे उन्हें सोचना चाहिए। जैसे कि इस वक्त हम इस्लामाबाद की फुटेज आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर SOPs फॉलो नहीं हो रही। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इस्लामाबाद, इट्स अबाउट पाकिस्तान। बहुत से ऐसी जगह हैं जहां पर SOPs फॉलो नहीं हो रही, एहतियात नहीं की जा रही, मास्क नहीं पहने जा रहे। यही एक गलती है जो कि हमने पहले की थी और खुमियाजा भुगतना पड़ा था। तो आज हमने ये सोचना है कि कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा डैमेज है वो आपको ही है। और वो किस सूरत में, आप खुद को बचा लेंगे। आपको अगर कोरोना होगा भी और आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आपकी सेहत अच्छी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी है, तो आप बच भी जाएंगे। लेकिन वो जो आपके बुजुर्ग हैं उनका क्या, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अगर अभी तक मास्क वियर करना आपके लिए प्रॉब्लम था तो मेरे ख्याल से अब नहीं रहना चाहिए। और आदाद शुमार जो कि बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहे थे, अगर आपने बदएहतियाती किए तो ये जहन में रखिए कि आदाद शुमार जो है ना वो बढ़ भी सकते हैं। तो प्लीज़ अगर कल तक नहीं किया तो आज कर लीजिए। किसी को गंवाने से और अपनी वजह से किसी की जान जाए, किसी का डैमेज हो, उस सबसे बहुत बेहतर है कि आप खुद मोहतात रह लें। तो बहरहाल हमने बात की सबसे पहले कोरोना की, और हम आगे चल के भी इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम एहतियात को अपने साथ में रख सकते हैं और प्रॉब्लम्स को दूर भगा सकते हैं। लेकिन एक मामला ऐसा है जिसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, और अगर आप कराची में रहते हैं तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर बारिश हो जाएगी तो परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाती है आजकल, तो ज़्यादा पानी तो आ ही जाता है। एनीवेज जी, जब ज़्यादा पानी आ जाता है फिर तो वो कहीं नहीं जाता, कहीं जाता नहीं, बिकॉज वहीं रह जाता है। इसलिए कि जगह ही नहीं है, वो जाए किधर, रास्ता ही नहीं मिलता उस पानी को निकलने का। बरसाती नालों की जब हम बात करते हैं तो उसकी सूरत हाल हमें दिखाई जाती है, बताई जाती है कि वहाँ से तो निकासी उस तरीके से हो नहीं रही जिस तरीके से होनी चाहिए। लेकिन अब हमें ये कहना पड़ रहा है किरण की उम्मीद है सिचुएशन बेहतर होगी, क्योंकि नेशनल डिजास्टर से पहले आप रुक जाए ना जरा। वो मुझे एक जो प्रॉब्लम है ना उसको इंडिकेट कर लेने दीजिए। प्लीज। बारिश होती है, छींटे पड़ती है 1 घंटे के लिए, सियासत होती है अगला सिस्टम आने तक, अगला सीजन आने तक। और ऐसी फुर्तियां दिखाई जाती हैं, ऐसी फुर्तियां दिखाई जाती हैं कि जो शहरी पहले रो रहा था फिर वो गुस्सा करता है। फिर वो किरण, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि जब वो देखेगा कि जिस वक्त वो परेशान थे, जिस वक्त उनके घरों में पानी था, उस वक्त तो अवामी नुमाइंदे नजर आते नहीं है। लेकिन जब काम हो रहा होता है और कोई एक इदारा काम कर रहा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए तमाम जमातें बाहर निकलती हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि क्रेडिट उन्हीं के पास आए। जब हम बात करें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, तो अब इनके ताउन से बरसाती नालों की सफाई का काम जारी है।
लेकिन सवाल ये है, जिस तरह किरण आपने कहा ना, आगे चलकर हम बारिश की बात भी करेंगे, और बारिश की जब हम बात करेंगे तो क्या बारिश का सिस्टम कितना स्ट्रांग होगा, कितनी बारिश होगी, कितना पानी आएगा, कितने मसाइल लेकर आएगा, और उन मसाइल से पहले, उस बारिश से पहले जो हमने काम करना है वो है नालों की सफाई का। तो क्या जुम्मे से कबल, क्योंकि कहा यह जरा कि जुम्मा और हफ्ता बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होगी, तो क्या जुम्मा और हफ्ता से पहले ये नाले साफ हो जाएंगे? वैसे तो ये सफाई का काम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लेकिन जितना गंद यहाँ पर है वो एक बार तो साफ होना चाहिए और करना पड़ेगा। कितनी सफाई हो गई, कितनी सफाई बाकी है, और क्या जुम्मे तक सफाई हो जाएगी, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तजा। जी सऊद। जी बिल्कुल, कराची में एनडीएमए के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कराची का दौरा किया था और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि कराची में जो नालों की है वो शुरू हो जाएगी, और उसके बाद एफडब्ल्यूओ की मदद से जो कराची के बड़े नाले हैं उनकी सफाई का अमल शुरू हो गया। हम लोग इस वक्त गुजर नाले पे नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद हैं, और कैमरामैन मोहसिन अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पे जो नालों की सफाई का अमल है वो इस वक्त जारी है। जो नाले हैं एक अरसे से इनमें कचरा जमा हो रहा है, जो गुज़िश्ता बारिशें होती हैं उनमें ये जो कचरा है उसको निकाला जाता है और साइड पे रख दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि अब इस कचरे को निकालने के बाद जो डंपर्स हैं उनमें मुंतकिल किया जा रहा है, उसके बाद जो साइड्स हैं वहाँ पर भी यहाँ से भेजा जा रहा है। एक मैं आपको जगह दिखाऊं कि ये नाला है और इसके साथ जो मशीनरी काम कर रही है, इसके साथ साथ जो जगहें हैं वो बताया जाता है कि इंक्रोच हो गई, उसकी वजह से भी जो जगह है वो कंजस्टेड थी हो गई, और उसके बाद कचरा भरता गया, तो जो मशीनरी यहाँ पर घुसती है उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो कचरा निकाला जाता है उसमें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद उसकी मुंतकली का जो सिलसिला है उसमें भी परेशानी होती है। यहाँ पे जो अतराफ़ में लोग हैं वो बताते हैं कि वो सालों से यहाँ पर हैं, उनको नहीं हटाया गया माजी में, उसकी वजह से ये चीज़ बढ़ती चली गई। अभी जो मशीनरी है एफडब्ल्यूओ की यहाँ पर काम कर रही है, रोड के दोनों अतराफ से जो कचरा है उसको उठाया जा रहा है, उसको यहाँ से मुंतकिल भी किया जा रहा है। एफडब्ल्यूओ काम का कहना है कि तकरीबन 100 से ज़ायद मशीनरी है, डंपर हैं जो पूरे शहर में इस्तेमाल हो रहे हैं। यही नहीं, ज़िला वस्ती में 5 पर पहले मरहले में काम शुरू किया गया है। इसके साथ साथ जो कोरंगी है वहाँ पर 4 मकामात पर नाले पर सफाई का अमल शुरू किया गया है। इसके अलावा बल्दिया और मुशर्रफ कॉलोनी मवाज गोड का जो नाला है उसकी सफाई का अमल भी शुरू किया गया है। जो हुकाम है एफडब्ल्यूओ हुकाम समेत जो दीगर इंतज़ामिया है उसने जगह जगह दौरे किए हैं, मैपिंग की है, ताकि जो चौक पॉइंट्स हैं उनको भी खोला जा सके, और जो वीक पॉइंट्स हैं जहाँ अर्बन फ्लडिंग का खदशा है उसको पहले मरहले में जो है खोला जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, ताकि जो अब आने वाला स्पेल है बारिश का उसमें कोई जो नशेबी इलाके समेत जो दीगर इलाके हैं जहाँ पानी भर जाता है या डूब जाते हैं वो सूरत हाल पैदा ना हो, तो कचरा भी निकाला जा रहा है। बारिशों में सिर्फ इतना किया जाता है कि उनको थोड़ा सा साइड पे किया जाता है और थोड़ा सा जो पानी है उसको गुजार दिया जाता है, और उसके बाद वही सूरत हाल दोबारा पैदा हो जाती है। लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि उनको फौरी तौर पर डंपर्स की मदद से मुंतकिल किया जाए ताकि ये नाले दोबारा चौक ना हो, बंद ना हो। जी सऊद बिन मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में अपडेट कर रहे थे। और देखते हैं कि ये जो अब एक मजबूत सिस्टम आने वाला है उस सबसे पहले ये सब कुछ कैसे हो पाता है, सफाई सारी की सारी कैसे हो पाती है, सबके बाद में मुमकिन है थोड़ी सी बेहतरी रहे। अभी तक तो ऐसा लगता नहीं है। खैर, बारिश धुआंधार और सोशल मीडिया पर पोस्ट वो भी धुआंधार, लेकिन इस सब में कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, धुलती नहीं है। मैं अब सोशल मीडिया के ऊपर जो तूफ़ान आया था उसकी बात कर रही हूँ। सिंध के सूबाई वज़ीर तालीम जो आजकल वज़ीर बल्दियात के सोशल मीडिया तर्जुमान बने हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 2 साल पुरानी वीडियो इन्होंने ट्वीट कर दी और ये चाहते हैं कि समा 2 साल पीछे जाए और फिर आज के लिए कवरेज करे, आज की बात करें ना सर। और फिर उसके बाद में जनाब मामला ये है कि ये साबित भी करें हम कि लाहौर में बारिश के पानी पर किश्तियाँ चलाई जा रही हैं। सईद गनी साहब के इस नए कारनामे पर एक नज़र डालते हैं। ये जो आज कराची, सिंध, पंजाब, लाहौर जितनी कन्फ्यूजन उन्होंने फैला दी उसको ज़रा समेटने की कोशिश करेंगे। अब 4 जुलाई 2018 लाहौर लक्ष्मी चौक की एक वीडियो YouTube पर अपलोड की गई जिसमें दिखाया गया कि शदीद बारिश के सबब कश्तियां चलानी पड़ गई। 3 अगस्त 2020 को ट्विटर पर यह वीडियो शेयर की गई और मीडिया को तवज्जो दिलाई गई कि सिर्फ कराची नहीं लाहौर भी बारिश में डूब गया। बस फिर क्या था, सिंध के वजीर तालीम जो आजकल बल्दियात की सोशल मीडिया वॉर चला रहे हैं, झटपट वीडियो उठाई और चिपका दी और हस्ब मामूल समा के सामने सवाल रख दिया कि क्या ये दिखाया समा ने।
सईद गनी साहब, हम सहाफत करते हैं सच की, सियासत नहीं करते झूठ की। आंखें बंद करके 2 साल पुरानी वीडियो नहीं चलाते। जो जिस वक्त नजर आता है उसी वक्त बराह रास्त नाजरीन को दिखाते हैं। सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब का ये पहला कारनामा नहीं, वो समा की हेडलाइंस पहले भी एडिट करवाकर सोशल मीडिया पर फैला चुके हैं। मगर सोशल मीडिया पर जालसाजी से कुछ काम नहीं बनने वाला। वज़ीर तालीम या वज़ीर बल्दियात, आप जो भी हैं, काम करना होगा काम। तो सईद गनी साहब ने सवाल उठाया था कि क्या ये दिखाया समा ने, तो चलिए समा आपको दिखाता है कि आज लाहौर की सूरत हाल है क्या। ईद के दिनों में जो बारिश हुई उसके बाद सूरत हाल है क्या। नकासी आपके जब हम बात करते हैं कि नकासी का सिस्टम कैसा है और लाहौर की बात करें तो कितना बेहतर या कितना ख़राब है, सईद गनी साहब ने जो तस्वीर शेयर की उसी जगह आपको लेकर चलते हैं। लक्ष्मी चौक आपको लेकर चलते हैं। हालिया बारिशों के दौरान वहाँ पर सूरत हाल रही क्या, ये हमें बताने और दिखाने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं हमें नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़। जी अली जड़, ज़रा दिखाइएगा लक्ष्मी चौक की सिचुएशन क्या है। बिल्कुल, मैं इस वक्त लक्ष्मी चौक में ही मौजूद हूँ और आप मेरे अकम में देख रहे हैं कि ये लक्ष्मी चौक में किस तरह ट्रैफिक जो है वो चल रही है। कल चूँकि जब बारिश हुई सुबह 7 बजे 2 घंटे तक जारी रही मूसलाधार बारिश थी, तो लक्ष्मी चौक जो अगर पीछे चंद साल पहले देखा जाए तो यहाँ पर जब बारिश होती थी तो पानी कई फीट जमा हो जाता था। और यही वजह थी कि जब ये ऑरेंज ट्रेन यहाँ पर बनाई गई तो उस वक्त यहाँ पर सीवरेज सिस्टम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। और यही वजह थी कि सीवरेज सिस्टम पर तवज्जो जब दी गई तो उसके बाद यहाँ से तकरीबन 2 साल हो गए हैं, यहाँ पर पानी बारिश होती है तो पानी यहाँ पर खड़ा नहीं होता। कल की बारिश जब हुई तो लक्ष्मी चौक में जो 69 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। और उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, कल भी यहाँ पर हम लोग आए हुए थे और देखा था कि यहाँ पर पानी नहीं था। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पर फौरी तौर पर पानी यहाँ से निकल गया था, बारिश का पानी। और यहाँ पर वासा की टीमें जो मानसून जो उनका एमरजेंसी कैंप होता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। जो ही कोई इस तरह की सूरत हाल होती है तो उनकी टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं कि यहाँ पर कश्तियाँ चल रही हैं या यहाँ पर कई फीट पानी जमा है। ये 2 साल पहले ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन जब ऑरेंज ट्रेन बनी तो उसके बाद सीवरेज सिस्टम पर खुसूसी तवज्जो दी गई और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक आम है और यहाँ पर पानी की एक छींट भी नहीं है। अच्छा रियाज, आप ये तो हमें दिखा रहे हैं लक्ष्मी चौक की सूरत हाल, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से लाहौर में वक्फे से बारिश हुई। कुछ अंदाजन बता सकते हैं कि कौन सा इलाका था जहां पर ज्यादा बारिश हुई या कितने मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और वहां पर जहां ज्यादा बारिश हुई वहां पर नकासी आपका इंतजाम क्या था? जी बिल्कुल, लाहौर में पिछले से कुछ दिनों से बारिश का जो सिलसिला वक्फे से जारी है। और कल की जो बारिश थी वो बड़ी मूसलाधार थी और तेज़ बारिश थी, 2 घंटे तक मुसलसल बारिश होती रही। और कल जो थी लाहौर में सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई वो ताजपुरा में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उसके अलावा जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ लक्ष्मी चौक में, यहाँ पर 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शदरा में 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। एयरपोर्ट पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि गुलबर्ग में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर और इसके अलावा नौलखा जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ये वो बड़े पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए। यहाँ पर कहीं भी जो है बारिश का पानी 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुका और 2 घंटे के बाद बारिश का पानी वहाँ से साफ़ हो गया। फारूकगंज जो अंडरपास था, जो शेरावाला गेट के बिल्कुल सामने था, वो रेलवे का जो है वो अंडरपास है, वहाँ से ट्रेन ऊपर से गुजरती है, तो वो महकमा रेलवे ने वो तामीर किया है। वहाँ पर जब बारिश हुई तो वहाँ पर 3 से 4 फीट पानी जमा हुआ था। बच्चे वहाँ पर डुबकियाँ भी लगाते रहे, लेकिन 3 से 4 घंटों के दौरान वहाँ भी पानी सारा वहाँ से साफ़ हो गया। और रात हमने दिखाया भी कि वहाँ पर पानी बिल्कुल निकल गया है। और यहाँ पर मैंने शहर के मुख्तलिफ जगहों पॉइंट्स बताए हैं, यहाँ पर इतनी मिलीमीटर बारिश होने के बावजूद भी कहीं भी आपको बारिश का पानी नहीं मिलेगा। जी रियाज, यहाँ कराची में तो जो कुछ बारिश ने किया पूरा शहर देख रहा है, सर पीट रहा है। अब ये बताइए ज़रा सा हमको कि लाहौर में बारिश के बाद मशीनरी कैसे हरकत में आई, उन लोगों ने कैसे काम किया, पहले कैसे इंतजामात किए जाते हैं वहाँ पर, हमें ये बताइए। जब मानसून का सिलसिला शुरू होता है तो उससे चंद दिन पहले ही वासा जो है वो जहाँ पर पानी ज़्यादा जमा होता है हर साल, तो उन पॉइंट्स पर खुसूसी तवज्जो देती है और वहाँ पर अपने मानसून एमरजेंसी कैंप लगा देती है। अगर जहाँ पर मानसून एमरजेंसी कैंप नहीं होते तो वहाँ पर इनका एक टोल फ्री नंबर है 1334, वो टोल फ्री नंबर पर लोग कॉल करते हैं तो वहाँ पर वासा की टीमें भी पहुँच जाती हैं।
जहाँ पर मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक में, यहाँ पर वासा की टीमें भी मौजूद हैं। जिन जिन पॉइंट्स का मैंने बताया वहाँ पर भी वासा की टीमें मौजूद हैं और शहर में इस वक्त मुख्तलिफ पॉइंट्स पर दर्जनों वासा की टीमें इस तरह जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ बारिश होती है वहाँ पर वो फौरी तौर पर हरकत में आती हैं। अगर जहाँ पर वासा की टीमें नहीं है तो वो टोल फ्री नंबर जो है 1334 उस पर लोग कॉल करते हैं तो वासा की टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके अलावा जो साबका जो अदवार गुजरे हैं हुकूमतों के, तो उन्होंने खसूसी तौर पर शहर में जो सीवरेज सिस्टम है उसको बेहतर बनाने में खासी तवज्जो दी है, जिसकी वजह से शहर लाहौर में जब भी बारिश होती है तो वो जो टाइम होता है 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद वो ड्रेनेज का टाइम होता है, उसके बाद पानी जो है वो बिल्कुल शहर से बिल्कुल साफ़ हो जाता है। और यही वजह है कि लाहौर में जो है वो खसूसी तवज्जो ड्रेनेज सिस्टम पर देने की वजह से आप देख रहे हैं कि शहर में कहीं भी आपको बारिश का पानी खड़ा हुआ नज़र नहीं आएगा। और इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने जो है वो ज़ेरे ज़मीन जो पानी को महफूज करने के लिए वो टैंकर बनाए हैं, उन पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है ताकि अगर कहीं पानी खड़ा हो तो वो ड्रेन जो टैंकर बनाए गए ज़ेरे ज़मीन उनमें पानी जमा हो और सड़कों पर ना हो। जी ठीक, वो सिस्टम है जो कि लाहौर में है कि बारिश हो या बारिश से पहले क्या तैयारियां की जाती हैं। रियाज, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, बेहद शुक्रिया। फिर बात कर लेते हैं कराची की, और बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस वीकेंड पर भी कराची में ज़्यादा बारिशें होंगी, ज़्यादा पानी तो आएगा, लेकिन उससे पहले ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अब ज़्यादा काम हो रहा है या नहीं हो रहा उस पर तो बात हम थोड़ी सी पहले कर चुके हैं, थोड़ी सी आगे चलकर करेंगे, लेकिन इस बारिश के सिस्टम की बात कर लेते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में जुम्मे और हफ्ते को शदीद बारिश का इम्कान है, जिसके बाइस अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। इससे पहले भी जब खदशे का इजहार किया गया था तो वाकई कराची में अर्बन फ्लडिंग थी। जुमेरात से हफ्ते के दौरान सिंध और बलूचिस्तान के मशरकी इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। अब हम ज़रा कराची की बात कर लेते हैं, कितनी बारिश होगी, किस इलाके में कितनी ज़्यादा बारिश हो सकती है। हमें ज्वाइन किया माहिर मौसमियात जवाद में। मैंने जवाद भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जवाब भाई, सबसे पहले बताएं मुझे ये जो बारिश का सिस्टम आ रहा है इसका नाम क्या है? इसका नाम ऐसे तो कोई नहीं है, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसे टेम्पेस्ट का नाम देते हैं। ये सवाल पूछने का मकसद इस आपसे ये था जवाब भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस वक्त हर जगह ये शेयर हो रहा है कि एक सिस्टम है जिसका नाम माही है और वो कराची में आएगा और बरसेगा। दैट इज द रीजन मैंने आपसे ये पूछा। अब मुझे बताएं जवाब भाई, कितनी बारिश होगी? मुमकिन तौर पर देखें, काफी अच्छा ताकतवर सिस्टम है। ओके। और मुमकिन तौर पे शहर के काफी सारे जो एरियाज हैं वो तकरीबन ट्रिपल डिजिट देख सकते हैं, और मिनिमम जो नजर आ रहा है वो तकरीबन बिल्कुल ट्रिपल डिजिट्स तक के इम्कान है, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 दिन चलेगा ये स्पेल। जैसे कि आपने बताया 7, 8 और 9 ये 3 दिन कराची के लिए ये स्पेल रहेगा, जिसमें 7 और 8 जो हैं वो काफी अहम है, और तकरीबन 90 से 120 मिलीमीटर के आसपास जो है ना बारिश नजर आ रही है। ये अगर आप थोड़ा सा आसान करके बता सके ना, इम्कान किस बात का? मैं ऐसे जानना चाह रही हूँ इसको कि जो पिछली बारिश हुई है ये उससे कितना % जो है ना वो ज्यादा बारिश हो सकती है, ये काम देखने वाले को समझाइए थोड़ा सा। पिछली बारिशों से अगर हम कंपेयर करें तो वो जो सिस्टम आ रहे थे वो बहरा अरब की तरफ से जो है मोस्टली मूव कर रहे थे, उसमें खलीज बंगाल का जो है वो काफी कम इन्फ्लुएंस था। लेकिन अब क्योंकि मानसून सीजन अपने पीक के ऊपर है और हमेशा की तरह जिस तरह आपको बताया कि खलीज बंगाल से सिस्टम आता है, ये सिस्टम भी इस वक्त जो है, इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम खलीज बंगाल में बन चुका है। अगले 2 दिन में तेजी से जो है वो ये गुजरात राजस्थान की तरफ मूव करेगा, जबकि अगेन बहरा अरब से भी काफ़ी हद तक सपोर्ट है इस सिस्टम को। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है इस वक्त अफगानिस्तान की साइड पे मौजूद है, उससे भी काफ़ी हद तक इसका इन्फ्लुएंस है। तो कह सकते हैं कि पिछले आने वाले सिस्टम से काफ़ी मजबूत और काफ़ी ताकतवर सिस्टम है ये। और ये भी बताइएगा फिर जुमेरात से लेके हफ्ते तक सिस्टम मजबूत है, पानी बरसेगा, इतवार कैसा होगा, आने वाले 2 दिन कैसे होंगे? आने वाले 2 दिन देखें, कराची में सी ब्रीज चलती रहेगी, मौसम काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा, लेकिन जुमेरात से जब ये सिस्टम काफी हद तक करीब आ जाएगा तो सी ब्रीज काफी बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएगी। शदीद गर्मी रहेगी, शदीद हफ्त रहेगा, जबकि जुमेरात की शाम या रात से जो है ये सिस्टम सिंध को इफेक्ट करना शुरू करेगा, और जुम्मा हफ्ता इतवार ये 3 दिन कराची के लिए अहम है। जबकि जुम्मे और हफ्ते को जो मेजर जो स्पेल जो देखने में आ रहा है कराची के लिए वो जुम्मे और हफ्ते को एक्सपेक्ट। और आपने कहा जवाद भाई ट्रिपल डिजिट हम देखेंगे, कितने अरसे बाद कराची में ट्रिपल डिजिट हम देखेंगे बारिश के?
देखें फिर पिछले जो 2-3 सिस्टम गए उसमें कुछ एरियाज में अनऑफिशियली आप कह सकते हैं कि ट्रिपल डिजिट्स को टच किया था। लेकिन ये पिछले साल की तरह ही होगा, जिस तरह आपने पिछले साल देखा था कि बैक टू बैक 4-5 इसी टेम्पलेट्स नाम के काफ़ी सारे सिस्टम्स आए थे जिसमें बहुत सारे इलाकों ने ट्रिपल डिजिट्स देखे थे। तो इस दफ़ा भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और अगर 2 सेकंड हो हमारे पास तो मैं थोड़े से आगे लॉन्ग रेंज भी आपको बता दूँ ताकि लोगों को और हुकाम को भी जो है इस बात की नॉलेज है कि 17 या 18 अगस्त के आसपास एक और इसी तरीके का ताकतवर सिस्टम आ रहा है। हो सकता है इससे भी कुछ थोड़ा सा ताकतवर हो, तो अगेन हमारे पास अभी टाइम फ्रेम है इक़दाम करने का। अभी हम फोकस कर रहे हैं जवाद भाई जुम्मे और हफ्ते की बारिश का और उससे पहले जो 3-4 दिन है उसमें काम करने का, बट वेरी राइटली पॉइंटेड कि उसके बाद वाला सिस्टम है उस पर भी ध्यान देना होगा कि उससे पहले भी काम ज़्यादा करना होगा। जवाद भाई बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि कराची में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार है। वैसे आज भी मौसम किरण बाहर अच्छा है और लग तो ये रहा है कि बारिश ना भी हो तो मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने डरा दिया कि गर्मी रहेगी, हब्स रहेगा। मैं आपसे 15-20 मिनट पहले आई हूँ ना दफ्तर, तो मुझे तो हब्स ही का सामना था। देखने में अच्छा था। ओके, यस यू राइट। वो गाड़ी में एसी ऑन था, पता नहीं चलता बाहर का मौसम कैसा है। लेकिन मौसम गर्म है। कहाँ का? सियासत का जी हमेशा गर्म रहता है। हाँ, बयान पर बयान तो आ रहे होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सिस्टम को बेहतर करने की या सिस्टम को चेंज करने की तो फिर गर्म हवाएं कुछ और ही चलने रखनी है। क्या सिंध में गवर्नर राज आने वाला है? गंदम और आटे की मसनूई किल्लत ये हो कैसे रही है और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो नए पे नए सिस्टम आ रहे हैं, बारिशें होने जा रही हैं, तो फिर बरसाती नालों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिंध हुकूमत ने NDMA से मदद मांगी या फिर वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त मदद के लिए भेजा? कराची के शहरियों की सोच छोड़िए कि क्या है इसमें एक सियासी लाइन क्या है, हम उसको आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मामला इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए तो हमने दावत दी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, शिबली फराज साहब तो कह रहे थे कि गवर्नर राज इस सब की तरफ जाए, लेकिन उससे भी बहुत पहले सिंध हुकूमत को अपनी रविश बदलना होगी। क्या मौजूदा हालात में कोई सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब का ये बयान गैर मुनासिब है और उन्होंने सही तरीके से आइन का मुताला नहीं किया। जो आइनी तकाज़े हैं उनको पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है। मैं समझता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने शायद ये बात कर ली हो। अगर उन्होंने आइन का सही तरीके से मुताला किया हो, चीज़ों को पढ़ा होता, तो मैं समझता हूँ शिबली फराज जैसा आदमी इस तरह की बात नहीं करता। ओके, ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम कराची की बात करते हैं और अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, ये कहा गया महकमा मौसमियात की जानिब से, और सर जब बरसाती नालों की सफाई की बात करते हैं, आप जिस तरह NDMA इस वक्त कराची में मौजूद है, बरसाती नालों की सफाई हो रही है, सर सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत को NDMA की ज़रूरत क्यों पेश आई? बारिश पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन और सूबों में NDMA उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से कराची में करने की ज़रूरत पेश आई है, क्यों? देखिए, अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है और सिर्फ कराची शहर के लिए नहीं, दुनिया भर के अंदर जो इस तरह के बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जब मूसलाधार बारिश होती है। चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बोझ हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोताहियाँ हो सकती हैं कराची शहर के लिए, लेकिन लाहौर में तो वसीम अकरम प्लस बैठे हुए हैं, पेशावर में भी वसीम अकरम प्लस बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो अच्छे लोगों की हुकूमत है, काबिल लोगों की हुकूमत है, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि लाहौर के अंदर ईद के रोज़ जो बारिश हुई उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग हो गई? आपने देखा अंडर पासेस पानी में भर गए, नॉर्मल सड़कें पानी में भर गई, जो सफाई का निज़ाम था वो ख़राब हो गया। उसी तरह कुछ रोज़ कबल जब पेशावर के अंदर इस तरह की मूसलाधार बारिश हुई थी तो वहाँ पर भी एक तालाब का मंजर था। वहाँ पर क्यों नहीं उस ज़माने में वफाकी हुकूमत की जानिब से, PTI के वुज़रा की जानिब से बात की गई कि जी डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए, NDMA को भेज दिया जाए? ये अनफॉर्चुनेटली ये चेरी पिकिंग करते हैं हमेशा कि जहाँ पर इनका अपना मफाद है, जहाँ पर ये समझते हैं कि इनके सियासी हरीफ मौजूद है, उनको कैसे तनकीद का निशाना बनाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ सियासी नुक्ता चीनी के लिए इस तरह की चीज़ की जाती है। NDMA हमारा अपना इदारा है। वज़ीर आज़म ने गो कि हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछे बगैर ये फैसला दिया। हमने बेहतर ये समझा
कि बजाय इसके कि इस वक्त पे जब और बारिशें आने वाली हैं, बजाय इसके कि हमारी उनकी इसके अंदर गलतफहमी हो, कंफ्यूजन हो, नोक झोंक हो, अगर मिलकर काम करते हैं, हमें मिलकर काम करने से कोई एतराज़ नहीं है। कराची के 3 नाले जो कि मेजॉरिटी कंटोनमेंट एरियाज में आते हैं, अगर उसको FWO क्लियर कर देती है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग तनकीद करते हैं उनको फेयर प्ले की खातिर, उनको ऑब्जेक्टिविटी की खातिर, उन सियासी नुक्ताचीनी करने वालों को ज़रा सोचना चाहिए कि लाहौर में क्या हाल हुआ था, पेशावर में क्या हाल हुआ था, और दुनिया भर के बड़े शहरों में जब इस तरह की बारिश होती है तो वहाँ क्या सिचुएशन होती है। मैं समझता हूँ हमें आवाम को भी ये समझाने की ज़रूरत है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि रिवायती एतबार से पानी में फंस जाते थे, जहाँ पे दिनों तक पानी मौजूद रहता था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, औरंगी के एरिया अंदर परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई। वहाँ पर नाले ने भी ओवरफ्लो किया और वहाँ पर सड़कों के अंदर भी पानी जो है वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाया। मैं आपके चैनल को दावत देना चाहूँगा कि आप लोग ज़रा जाइए शाहराए नूरजहां जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ है, वहाँ पर जाके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन की गई है, उसकी प्लिंथ डाली गई है, उसके पिलर्स को डाला गया है, उसकी वजह से क्या क्या तबाही आई है, क्या क्या परेशानी हुई है, उसके ऊपर भी नज़र डालें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग हो पाएगी। मैं आज भी समझता हूँ आने वाले दिनों में जो मूसलाधार बारिश होनी है उसके अंदर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम सबको एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो। और उसके साथ साथ मैं मीडिया के दोस्तों से भी यही गुजारिश करूंगा कि बजाय इसके कि हम नुक्ताचीनी की तरफ चले जाएं, हमें फोकस इस बात पे करना है कि किस तरीके से कराची के जो मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। और एट द सेम टाइम कराची के साथ साथ अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ और शहरों में जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसी तरह की अगर परेशानी होती है तो उसी तरह अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब चीज़ होगी। मुर्तज़ा वहाब साहब, मसाइल होंगे तो हम रिपोर्ट करेंगे, आप काम कीजिए, हम रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बात हो और वो बताई ना जाए। दूसरे ये कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सियासी नुक्ताचीनी से अवामी मसाइल हल नहीं होते, लेकिन अवामी मसाइल उसकी रोशनी में ज़रूर हल हो सकते हैं। अब ये आप गंदम और आटे की किल्लत का मामला देख लीजिए। एक तो ये कि इसकी किल्लत मसनूई है, और दूसरे ये कि इसकी जिम्मेदारी सरासर आपकी है। ये सब कुछ कहा है वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? अवाम को क्या बताना चाहेंगे, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका बयान है ये भी गैर मुनासिब है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पर मबनी है। आप आज अपने कैमरामैन को भेजिए कि इस्लामाबाद में रोटी का रेट क्या चल रहा है। इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, सिंध हुकूमत नहीं है। आप लाहौर भेजिए उसको, वहाँ पर रेट चेक कर लीजिए। पेशावर भेजिए, वहाँ पर रेट चेक कर लीजिए। मैं समझता हूँ गंदम का एक मसनूई बहरान क्रिएट किया गया है पाकिस्तान में और उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। उसकी मैं वजह आपको ये बताता हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन टारगेट देखें सारे पाकिस्तान के, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अपना प्रोडक्शन टारगेट ना सिर्फ मीट किया बल्कि ओवर एंड अबव द प्रोडक्शन टारगेट हमने अचीव किया। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पास्को हो, वो अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं कर पाए। सिमिलरली जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था वो भी सिंध गवर्नमेंट ने अपना पूरा किया। तो सिंध के अंदर कोई गंदम का बहरान नहीं था। अनफॉर्चुनेटली चूंकि पंजाब में, पास्को में, खैबर पख्तूनख्वा में सही तरीके से काम नहीं किया गया, वहाँ पर गंदम की एक मसनूई किल्लत क्रिएट की गई, जिसकी वजह से ये फेडरल गवर्नमेंट अब सिंध हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है, जोर डाल रही है कि हम अपनी गंदम जो कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, जो कि अगर आप माजी पर नज़र डालें सितंबर के महीने में हुकूमतें रिलीज करती हैं ताकि प्राइस को आप मेंटेन कर सके, डिमांड सप्लाई के गैप को आप रैशनलाइज कर सकें। अब हमें फोर्सफुली ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम गंदम को आज इस स्टेज पर रिलीज़ कर दें। सिंध हुकूमत ये समझती है अगर गंदम को आज रिलीज़ कर दिया गया तो और ज़्यादा बहरान में इजाफा होगा और आने वाले वक्तों में गंदम की, आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। मैं समझता हूँ
ये गंदम का बहरान बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह पिछले साल गंदम का बहरान पीटीआई की हुकूमत में हुआ था, जिस तरीके से चीनी का बहरान पीटीआई की हुकूमत में हुआ कि आज 100 रुपए किलो चीनी आपको पाकिस्तान में मिल रही है। जरा सोचें कि इनकी गलत पॉलिसी किस तरीके से एक आम आदमी को नुकसान पहुंचा रही है, किस तरीके से एक आम आदमी का इस्तेहसाल हो रहा है। बजाय इसके ये अपनी तसी करें, बजाय इसके ये अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाएं, ये हर चीज़ में बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में सिंध हुकूमत को निशाना बनाते हैं। मैं आज फिर आवाम के सामने ये बात करना चाहूँगा कि चीनी बहरान हो, आटा बहरान हो, तेल का बहरान हो, अद्वियात का बहरान हो, ये तमाम के तमाम बहरान पीटीआई की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हुए हैं। इनकी इनकॉम्पिटेंस का, इनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। तनकीद का जवाब आ गया। सारी जिम्मेदारी लेकिन आपने वफाक पर डाल दी। बड़े जिम्मेदार शख्स हैं आप। आपने प्रोक्योरमेंट की बात की सर, कि प्रोक्योरमेंट पे सिंध की तरफ से कोई मसला नहीं था, क्योंकि किरण आपको भी याद होगा कि पिछले कई अरसे से वफाक ये कहता आया है कि सिंध ने प्रोक्योरमेंट उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। क्योंकि अब आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट की थी, तो इस पर हम आगे चलकर वफाक से ज़रूर जवाब देंगे फिर तनकीद कैसी। लेकिन अब तनकीद की बात हो ही रही है तो ये तनकीद बढ़ती चली जा रही है, और स्पेशली वफाक और सिंध, अगर हम इनकी बात करें तो तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से तो वोट मिला है, MNAs भी हैं, MPAs भी हैं। अब क्या माहौल बनाया जा रहा है इस तनकीद को, अगर हम देखें कि माहौल बन रहा है बल्दियाती इंतखाबात का। सर आपको कमेंट चाहिए, आपको क्या लग रहा है तनकीद बढ़ने की वजह क्या है? माहौल बनाया जा रहा है स्पेशली? देखिए, मैं समझता हूँ इल्ज़ामात अगर तसी करने की नीयत से, चीज़ों को इम्प्रूव करने की नीयत से लगाए जाए ना तो बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो उससे आप आवाम के मसाइल में कमी नहीं ला सकते। यकीनन नहीं ला सकते। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बल्दियात के हवाले से, जो ग्रीन लाइन के हवाले से मैंने बात की, वो आपके सामने है। आप जाके अपने कैमरे को ले जाएं, आप फुटेज अवेलेबल आपके पास नहीं है, वो फुटेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जो शो करेगी कि किस तरीके से ग्रीन लाइन के डिज़ाइन के अंदर ये फ्लॉज आए हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निज़ाम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, वो बहुत हद तक क्यों बनाने दी गई सर? फिर मुतासिर हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो बजाय ये कि हर चीज़ का मलबा आप मकामी हुकूमत पर डाल दें, सूबाई हुकूमत के ऊपर डाल दें, ज़रा इस्लामाबाद में बैठे हुए जो इनकॉम्पिटेंट वफाकी वज़रा हैं, जो SIDC से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने माजी में कराची शहर के इशूज़ को नज़रअंदाज किया है, मैं समझता हूँ ज़रा सा वो अपनी अगर पॉलिसीज़ पर नज़र डालेंगे, अगर नज़रसानी करेंगे, ज़रा अपनी कोताहियों को एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद आज हम बेहतर अंदाज से मसाइल को हल कर सकेंगे। मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत का बेस्ट इंटरेस्ट है कि कराची के मसाइल हल हों। कराची वाले हमारे अपने हैं, कराची हमारा अपना शहर है, और आपने देखा आज भी वज़ीर आला सिंध कराची के राउंड पर निकले ताकि जो बकरीद के हवाले से इंतजामात थे, कार्रवाइयाँ थी, उनका भी जायज़ा लिया जा सके। और जो बारिश के हवाले से कराची भर के नालों पर काम हो रहा है, कहीं पर सिंध हुकूमत काम कर रही है, कहीं पर DMC काम कर रही है, कहीं पर सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रही है, और 3 मकामात पर FWO काम कर रही है। उन तमाम मकामात का जायज़ा लिया वज़ीर आला ने, पर्सनली उन चीज़ों को मॉनिटर किया ताकि जो आने वाली बारिशें हैं उसके अंदर जितना हम अर्बन फ्लडिंग को अवॉइड कर सकेंगे, जितना हम प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकेंगे, उतनी हम बेहतरी से कराची वालों की खिदमत कर सकेंगे। मैं समझता हूँ बजाय इसके इसमें हम तनकीद बराए तनकीद करें, अगर एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। आज भी आपने देखा कि जब वज़ीर आला सिंध गुज्जर नाले पर गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर गए, तो लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन, DMC सेंट्रल के चेयरमैन, जिनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है, वो मौजूद थे। SIDC के अफसरान वो मौजूद थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट आज भी मिलकर काम करना चाहती है, हम लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी दिलों को अपने वसी करें और मिलकर काम करने की कोशिश करें, ताकि कराची वालों की मुश्किलात में हम मिलकर कमी ला सकें। इसमें कोई नहीं सर, मिलकर काम करेंगे तो ही काम होगा, वरना तो सिर्फ तनकीद ही होगी। बेहद शुक्रिया बैरिस्टर मुस्तफा वहाब साहब साथ मौजूद थे। आप बढ़ते हैं आगे, और जिस तरह हम इससे पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि क्योंकि बारिश का एक नया सिस्टम आ रहा है, और बारिश के बाद जो सूरत हाल होती है वो आप सब जानते हैं, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग पहले भी हमने देखी, फिर एक्सपेक्ट किया जा रहा है अर्बन फ्लडिंग।
और अर्बन फ्लडिंग जो है उससे बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। कराची वालों के लिए एक और इसके अलावा भी मसाइल हो गए। इसके अलावा मसाइल क्यों हो गए किरण? क्योंकि जिस तरह उन्होंने भी निशानदही की ग्रीन लाइन की, उन्होंने कहा कि जो ओल्ड ड्रेनेज सिस्टम है वो तबाह हुआ, लेकिन सिर्फ मसला ये नहीं, मसला ये भी है कि जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो पानी की लाइंस जा रही हैं, क्योंकि निज़ाम बोसीदा है, निज़ाम पे इन्वेस्ट नहीं हुआ, उसको अपग्रेड किया नहीं गया, कैपेसिटी उसकी बढ़ाई नहीं गई, तो इसलिए जब लाइंस इस तरह डिस्टर्ब हो जाएं और वो पीने की जो पानी की लाइंस हैं और जो सीवरेज सिस्टम है वो आपस में मिल जाए तो फिर क्या मसाइल हो सकते हैं। बहुत सी बीमारियां फैल सकती हैं जिन्हें कहा जाता है वाटर बॉर्न डिजीजेस, जैसे कि डायरिया, टाइफॉइड, गैस्ट्रो। ये फैलने का खदशा नहीं, ये फैल रहा है। यही नहीं, हेपेटाइटिस, इसके फैलने का भी खदशा है। इस बार बारिशों के बाद ये सूरत हाल एक बार फिर तशवीशनाक हो चुकी है और कितनी ख़तरनाक ये बात है और इसमें एक आम शहरी खुद से क्या कर सकता है, कौन सी एहतियात है जो हमें करने हैं। बिकॉज कोरोना की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं मास्क पहने, बार हाथ धोएं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में जबकि लाइंस डिस्टर्ब हो जाएं, यानी वाटर लाइंस और सीवरेज लाइंस, तो फिर क्या किया जा सकता है। जनरल सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर थोड़ा सा प्लीज़ इंटेंसिटी समझाइएगा इस वक्त हमें, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा ये कराची का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जिस तरह से हम उस पर निशानदही करते हैं, एक मसाइल हैं, तो ये बीमारियां ऑलरेडी कराची में फैलती हैं, लेकिन अब हालिया सिचुएशन क्या है, ज़्यादा फैलेंगी ये बीमारियां या ज़्यादा फैल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो वाटर बॉर्न डिजीज का आपने जिक्र किया है, ये तो काफी अरसे से पाकिस्तान में और खासकर कराची में एक बहुत बड़ा मसला है और काफी लोग इसमें मुब्तला होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये तकरीबन 30 लाख अफराद जो है हर साल पाकिस्तान में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों में मुब्तला होते हैं। अब कराची के अंदर जो सूरत हाल आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर यकीनन ऐसे ही है कि बहुत पुरानी लाइनें पड़ी हुई हैं, जो सेवरेज की लाइन और हमारी ड्रिंकिंग वाटर की लाइन, वो सब एक साथ साथ हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी हुकूमत ने इसको रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए कोई काम किया नहीं है, क्योंकि यहाँ आवाम के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ बेहतरी आ सकेगी जब तक हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहेंगे, हम एक दूसरे को नीचे दिखाते रहेंगे, तो आवाम तो पिसती रहेगी। लेकिन आवाम का फर्ज बनता है कि अपनी मदद आपके तहत ये समझें कि वो पानी जो पी रहे हैं वो कैसा पी रहे हैं, उसको किस तरह से आपने उसको साफ रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे ऊपर एक वबा नाजिल है और उसका मतलब भी यही है कि आपने अपनी सफाई का खास ख्याल रखना है। खाना खाने से कैसे मुमकिन हो पाएगा डॉक्टर साहब, कैसे मुमकिन हो पाएगा? आम आदमी तो यही सोचता है ना सर कि अगर पानी की लाइन और सीवरेज की लाइन अगर ये मिल जाए, बोसीदा होने की वजह से ही मिल जाए, तो फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके हाथ में है, बिल्कुल उसके हाथ में है और बहुत आसान है। अमीर आदमी तो मिनरल वाटर पी लेता है। और एक चीज और आपको बता दूं कि जो मिनरल वाटर पी रहे हैं कोरोना में वही सारे मुब्तला हुए हैं। और ये एक हमारी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, मैं एज ए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, हमने बड़ा इस पे काम किया है और ये बात साबित हो गई है कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर के लोग मिनरल वाटर नहीं पीते हैं, वहां पे कोरोना का असर नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूं कि वो लोग जो कि मिनरल वाटर नहीं पी सकते, ले सकते हैं, वो खुदारा पानी को सिर्फ उबाल लें, पानी को उबाल लें। जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, यानी जब उबलना शुरू हो जाता है, उसको ठंडा करें और अपने तमाम घर वालों को वो उबला हुआ पानी पिलाएं। वरना जैसे कि मैंने बताया कि 30 लाख अफराद हर साल इस बीमारी में मुब्तला होते हैं और उसमें से काफी लोग इंतकाल कर जाते हैं। पानी उबाल कर पिएंगे तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। लेकिन एक बात और प्लीज बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये तो ड्रिंकिंग वाटर है, लेकिन जो टैंक में वाटर स्टोरेज होती है जिससे हम नहाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, वजू करते हैं, जाहिर है उससे भी तो ये बीमारी फैल सकती है। उसके लिए क्या करें? क्या क्लोरीन टैबलेट इज द सॉल्यूशन? जी बिल्कुल, उसके लिए हमने बहुत दफा बता चुके हैं कि बाजार में टैबलेट मौजूद है, क्लोरीन के टैबलेट्स हैं। आप उस अपने उस हिसाब से आप उसमें 2, 3, 4 टैबलेट्स आप डाल दें, तो वो
साफ हो जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे ये मैंने देखा है कि लोग सालों साल अपना टंकी जो है, वाटर टैंक जो है, वो साफ नहीं कराते हैं, तो उसको 6 महीने नहीं तो कम से कम साल में एक दफा ये पानी की टैंकर को नीचे अंडरग्राउंड एंड जो ऊपर होता है छत के ऊपर ओवरहेड टैंक, उसको भी जो है साफ करा लेना चाहिए। और क्योंकि आप इस पानी को अपने जिस्म पे भी लगा रहे हैं, आप कुछ लोग पानी डायरेक्ट पीते भी हैं, तो पीने के लिए तो सबसे आसान तरीका और बहुत सस्ता तरीका यही है कि पानी को उबाल लें। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं ना, तो प्लीज़ ये ज़रूर कह दीजिए, ये सारे के सारे मामलात को देखते हुए मैं ये चाह रही थी कि आपका पैगाम हो, अगर इस मौसम में किसी की तबीयत बिगड़ती है मामूली सी भी, तो वो ये ना समझे कि मैंने शायद मौसम की वजह से, ईद की वजह से ज़्यादा खा लिया होगा, ये वाला प्रॉब्लम भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ये बहुत देखा गया है। खासकर मैं समझता हूँ कि घर में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जी खाने पीने की वजह से बदएहतियाती हो गई है, इसलिए ये डायरिया हो गया है या इसलिए बदहजमी हो गई है। लेकिन खुदारा, खासकर अगर बच्चों को डायरिया होता है तो उसमें बिल्कुल टाइम जाया ना करें, फौरी तौर पे अस्पताल ले जाएं, क्योंकि बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर कितनी मिकदार में वाटर लॉस हो गया है, उनके जिस्म से कितना पानी निकल गया है, और साथ ही साथ मिनरल जो है उनके जिस्म से निकल चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो इंतकाल कर जाते हैं अस्पताल पहुंचने से पहले। तो लिहाजा जरा सा भी किसी को उल्टी होती है, पेट में दर्द है या डायरिया है, लूज मोशंस हो रहे हैं या इस तरह की कोई चीज ऐसी लगती है, आपको बुखार हो रहा है, तो इसके साथ बुखार भी होता है, तो फौरी तौर पे या तो आप सरकारी अस्पताल चले जाएं, वहां पर इसका बड़ा अच्छा निजाम है, या आप प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं तो, लेकिन अस्पताल फौरी तौर पे जाकर आप फर्स्ट एड जरूर ले लें तो आपकी जान बच सकती है। लेकिन खुदारा ये बीमारी में मुब्तला होने से पहले एहतियात लाजिम है, एहतियात लाजिम है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप हमारे सिलसिले में बात कर रहे थे, बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए तो हमने इस मामले को शो में इंक्लूड किया। एक और बहुत अहम मामला है, पाकिस्तान ने 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल से मुताल्लिक़ खुसूसी डाक टिकट जारी कर दिया। शिबली फराज कहते हैं पूरी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है, हम कश्मीरियों के साथ हैं और इसी सिलसिले में हम छोटे बड़े बहुत सारे फैसले करते चले जा रहे हैं। ज़हीर अली की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर, मोदी की हिटलर गर्दी। 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम का 1 साल पूरा। पाकिस्तान ने यादगारी डाक टिकट जारी करके भारतीय मज़ालिम से फिर दुनिया को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और वज़ीर मुवासलात मुराद सईद ने इस्लामाबाद में यादगारी टिकट की रोनुमाई कराई। शिबली फराज का कहना था कि ये टिकट कश्मीरियों की आवाज दुनिया भर में पहुँचाएगा। ये स्टैंप दुनिया भर में घूमेगा और लोगों को ये पता चलेगा, ये एहसास होगा कि किस तरह भारत कश्मीरी अवाम पे जुल्म और बर्बरियत का एक तूफान खड़ा किया हुआ है। मुराद सईद ने टिकट के अक्स की वजाहत भी कर दी। जो यहाँ पे आप देखें कि ये जो ग्रीन में आपको नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो आज़ादी का उनकी कमिटमेंट है, हम यहाँ से भी दुनिया को दिखा रहे हैं। जो रेड में आपको नजर आ रहे हैं, जो हमारे वहाँ पे कश्मीरी भाई शहीद हो चुके हैं इस काज के लिए। वफाकी वज़रा का कहना था कि भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की हिंदुत्व सोच को हर आलमी फोरम पर उजागर करने का सिलसिला भी जारी रहेगा। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। कश्मीर मुहासरे में है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर मुहिम शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन की कश्मीर काउंसिल ने 5 अगस्त को भारतीय सिफारत खाने के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा के गिर्द डिजिटल इंसानी जंजीर बनाएगी। ये तो मैंने टाइम्स स्क्वायर की बात की है। अब हम आपको लेकर चलते हैं इस्लामाबाद। वफाकी दारुल हुकूमत से कश्मीर को जाने वाली इशारा, जिसे कश्मीर हाईवे कहा जाता था, अब से उसका नाम होगा श्रीनगर हाईवे। इस नाम को बदलने की क्या वजह है और इससे फायदा क्या होगा, इस पर आबिद अली ने रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। इस्लामाबाद का कश्मीर चौक, जहां से शुरू होने वाली कुशादा शाहराह कश्मीर हाईवे जो आजाद कश्मीर तक जाती है, लेकिन अब इस अहम सड़क का नाम और मंजिल तब्दील। कश्मीर हाईवे अब श्रीनगर हाईवे हो गई। वज़ीर मुवासलात मुराद सईद कहते हैं इस्लामाबाद से कश्मीर का रास्ता अब 300 किलोमीटर दूर श्रीनगर तक जाने का ही पैगाम देगा। हमारा जो ये कश्मीर हाईवे आगे मरी एक्सप्रेस वे मुजफ्फराबाद तक जो सड़क जाती है, तो अभी ये श्रीनगर और जम्मू तक इसका नाम श्रीनगर हाईवे होगा। तब्दीली सरकार के इकदाम पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। मरी से
रास्ता जाता है सर, कश्मीर को जाता है, तो इस वजह से शायद गालिबन इन लोगों ने ये नाम तश्कील दे दी है। लेकिन कश्मीर के साथ वही है, कश्मीरी तो आज़ाद नहीं है सर, तो कश्मीर हमारा उसी तरह है। गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर पर मोदी के शबकून और हट धर्मी पर साल भर तहम्मुल के बाद पाकिस्तान का इलामती इकदाम एक खुला पैगाम भी है। खुला पैगाम दिया, वक्त की ज़रूरत था जो, और बहुत वक्त से जिसे महसूस कर रहे थे हम। वफाकी वज़रा ने कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए LOC का दौरा किया। शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक कह दिया है कि 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों को कभी कबूल नहीं होगा। दुनिया भर में उसकी जिल्लत और रुसवाई इसी वजह से तो हो रही है। तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। सारे का सारा मामला आपके सामने जनाब। हमारा साथ देंगे अब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। शाह साहब, लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा, फिर अपने दिल की बात भी कहना और फिर जवानों के जज्बात भी देखना, प्लीज़ हमें बताइए इस बारे में। ये दोनों चीजें थी, हौसला अफजाई करनी थी, शुक्रिया अदा करना था उन बहादुर जवानों का जो हमारा दिफा कर रहे हैं, हौसला बढ़ाना था उन निहत्ते कश्मीरियों का जो आए दिन निशाना बनते हैं हिंदुस्तान की फायरिंग का, शेलिंग का, वाटर फायर का, और उनको बताना कि आप तनहा नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हम ऐसे इक़दाम ले रहे हैं जिससे उनको महफूज करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। और वहाँ चिड़ीकोट फॉरवर्ड पोस्ट पे खड़े होके हिंदुस्तान को एक पैगाम देना था कि आपका ख्याल है कि आप इस तहरीक को दबा लेंगे, ये आपकी गलत फहमी है। जितना आज कश्मीरी आपसे मुतनफ़्फ़र है पिछली 7 दहाइयों में इतना नहीं था। जितने आज आप कमजोर हैं नजरियाती तौर पर, नफ्सियाती तौर पर, पहले कभी ना थे। और शाह साहब, जिस तरह बाद में मुकम्मल कीजिएगा शाह साहब, और जिस तरह इस मामले को अब इंटरनेशनलाइज कर दिया और ये बड़ा अच्छा हो गया कि बहुत ज्यादा इस पर अब बात होती है, जैसे कि टाइम्स स्क्वायर पर अब जिस तरह बिलबोर्ड्स लग गए। जी देखिए, हमने इसको इंटरनेशनलाइज कर दिया है और अल्लाह का करम हुआ है उस पर हमारी कोशिश, और जो RSS BJP सरकार की हमाकतों दोनों ने इसमें इसको इंटरनेशनलाइज करने में हमारी मदद की है। आज मैंने कश्मीरी क़यादत को कई मामलात में जो हमारा एक्शन प्लान है, जो वे फॉरवर्ड है, उस पर एतमाद में लिया। इस वक्त अब चंद लम्हों बाद दफ्तर खारजा में पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसमें PMLN होगी, PPP होगी, ANP होगी, NQM होगी, जमात इस्लामी होगी, JUI होगी, तमाम मैंगल साहब की पार्टी, हमने सबको दावत दी है कि उन्हें बताएं कि हमने क्या एक्शन प्लान बनाया है, हमारा क्या मौक़िफ़ है मुख्तलिफ इशूज़ पर, और पाकिस्तान की एक स्टेटेड पोजीशन जो है उसको 2 टोक अल्फाज में पाकिस्तान की क़यादत के सामने रखना मैं समझता हूँ जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि कोई अबहाम न रहे, इसलिए भी जरूरी है कि हमें अपनी सिमत को वाज़े तौर पर बयान करना है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक वाज़े पैगाम देना है जिसका हम इरादा कर चुके हैं। इंशाल्लाह काबीना को भी आज एतमाद में लिया जाएगा और फिर वज़ीर आज़म भी इस पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सर, वज़ीर आज़म से लेके आप तक, आपसे लेकर दीगर ऑपोजिशन जमातों तक, जो मकबूजा वादी है उसके एक एक कश्मीरी के साथ हम खड़े, ये पैगाम जा रहा है। सर, एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ वो आपने खुद भी कहा ना कि भारत की हिमाकतें जारी हैं। सर, बिल्कुल रात के अंधेरे में वो ऐलान कर दें कि जी कर्फ्यू लग गया, घर से बाहर मत आना, मतलब एक तरफ तो जी सर देखिए उनका मौक़िफ़ क्या रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। एक साल वो क्या राग अलापते रहे हैं, वो जो कहते रहे हैं कि हालात मामूल की तरफ लौट आए हैं, हमारे इक़दाम को सराहा गया है, कश्मीरी बहुत खुश हैं। अगर कश्मीरी खुश हैं तो फिर तो 5 अगस्त यानी कि कल उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, और सेलिब्रेशंस जो है वो कर्फ्यू में तो होती नहीं है। आप कर्फ्यू हटाइए, कश्मीरियों को बाहर आने दीजिए और देखिए वो क्या कहती हैं। इंशाल्लाह जिस तरह कल पाकिस्तान में और दुनिया में जितना कश्मीरी है वो इजहार यकजहती भी करेगा और हिंदुस्तान के 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम को मुस्तरद भी करेगा। आप में अगर हौसला है
तो आप भी करके देख लीजिए, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नहीं है शाह साहब उनमें, पजीराई आपको मिल रही है। हौसला ही तो भारत में नहीं है शाह साहब, वो तभी तो कुछ बताना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते। दैट इज द रीजन वो कभी वहाँ ब्लैक आउट कर देते हैं। दैट इज द रीजन कि वहाँ की खबरें बाहर क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे सिवाय जुल्म की दास्तान, सिवाय इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के, उनके पास दिखाने को है क्या? वहाँ की मईशत बर्बाद करके रखती है। इस एक साल में कश्मीर का जो माली, कश्मीरियों का जान के साथ साथ जो माली नुकसान हुआ है वो अरबों बिलियन डॉलर्स का है। 5 से 6 बिलियन डॉलर्स का इतना नुकसान शाह साहब, जम्मू कश्मीर की मईशत को बिल्कुल मईशत को नुकसान पहुंचा दिया। फिर किस मुंह से भारत कह सकता है कि कश्मीर उनके साथ है? किसी मुंह से कह नहीं सकता। शाह साहब बहुत शुक्रिया, साथ में आप बढ़ते हैं आगे। एक ब्रेक की तरफ हमें बढ़ना है, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मोटरसाइकिल के ऊपर से मारी छलांग किसने, मिलवाएंगे उससे, लेकिन ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब वक्त हो चुका है एक टैलेंटेड नौजवान से मुलाकात करने का, क्योंकि उनकी वीडियो ने धूम मचा दी है। टैलेंटेड ही, दिलेर भी बहुत है। दिलेर भी बहुत है, इसमें बाकी कोई शक नहीं। इनका नाम है जनाब आसिफ। इतनी लंबी छलांग कि सब हो गए हैरान। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये तो नहर के ऊपर से छलांग है, लेकिन हम इस वीडियो की बात करने से पहले एक और वीडियो की बात करेंगे। दिस वन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखिए गिनती आगे पीछे हो सकती है, फुर्ती आगे पीछे नहीं है। 11 बाइक्स से आप लॉन्ग जंप लगाइए। मोशन में भी एक लड़का जो है ना वो स्लो नहीं हो रहा। क्या बात है। ही इज वेयरिंग ग्रीन शर्ट और दूसरी वीडियो में ही इज कैरिंग फ्लैग। जबरदस्त जी। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन, इन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो वायरल होने के बाद आसिफ को लाहौर बुलाया। इस बेहतरीन कारनामे को सरअंजाम देने वाले फ्री स्टाइल जंपिंग चैंपियन आसिफ मक्सी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, बेहद शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें, क्योंकि आपकी इस वीडियो ने वाकई तहलका मचाया। 1 या 2 नहीं, पूरी 11 मोटरसाइकिल्स। ये तो आम सा सवाल है हमारा, कैसे कर लिया भाई? कितने दिन की प्रैक्टिस थी? इतनी लंबी छलांग आपने लगाई? वैसे कितने मीटर थी ये? ये जो है मेरी जो है बचपन से ये मैं करता आ रहा हूँ, और जो है ये एक मोहब्बत है पाकिस्तान से, मेरा एक जज्बा है। मैंने ट्राई करता गया हूँ, 5 बाइक, 7 बाइक, 2 बाइक, फिर मैंने 11 बाइक का रिकॉर्ड बनाया, और मज़ीद कोशिश ये है कि और जो है मैं रिकॉर्ड ज़्यादा बनाऊँ पाकिस्तान के नाम। और जो है पहले मैंने कोई भी मतलब जंप को, किसी भी जंप को मैंने चेक नहीं किया कि कितने फिट का नहीं है, अभी तक मैंने चेक नहीं किया। नहीं, थोड़ा सा दोहराएंगे आप? इससे पहले कितनी मोटरसाइकिल्स पर से जंप कर चुके हैं आप? और क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, मोटरसाइकिल क्यों, कार के ऊपर से भी जंप लगाई जाए? ऐसा किया आपने? जी मैंने काफ़ी मोटरसाइकिलों से जंप की, लेकिन ये मेरी सबसे लंबी जंप थी। और मैंने एक मेरान कार से जंप करी है मैंने। उसके अलावा जो है मैंने कभी ट्राई नहीं किया कार से, तो मैंने बाइकों से ही और नहरों से ही जंप लगाया है, और जो है अभी तक मैंने कार से ट्राई नहीं किया। सही, यानी मोटरसाइकिल भी, मोटर कार भी। लेकिन एक और वीडियो जिससे हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था आसिफ, वो थी नहर के ऊपर से आपने छलांग लगाई। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी। थोड़ा सा बताएंगे ज़्यादा मुश्किल कौन सा था, मोटरसाइकिलों के ऊपर से जंप करना या नहर को इस तरह से उबूर करना? मेरे ख्याल में मोटरसाइकिल वाला सबसे ज़्यादा था, क्योंकि मुझे बहुत जो है मेहनत करनी पड़ी इस वीडियो में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप जंप कर रहे हैं ना, और इस दौरान कभी आपको चोट लग गई हो? कोई यादगार वाकया इसी से जुड़ा, अगर आप हमसे शेयर करना चाहें। ऐसी काफ़ी बार गिरा भी हूँ, लेकिन ज़्यादा चोट नहीं लगी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ओके हूँ, बिल्कुल फिट हूँ माशाल्लाह। ऐसी कोई बड़ी चोट नहीं लगी मुझे। लेकिन ये है कि खराश वगैरह आए हैं मुझे 7 बाइकों से। जब मैं ट्राई कर रहा था उस टाइम, तो जो है मेरा पाँव लग गया बाइक में, तो मैं गिरा था उस टाइम। बस थोड़ी सी खराच वराच आए थे, लेकिन मैंने उसी टाइम फिर फ़ौरन दोबारा जंप लगा के वो जो है ना कंप्लीट। नॉर्मली आसिफ ये होता है कि अगर कभी इस तरह प्रैक्टिस करते हुए चोट लग जाए तो नॉर्मली डर जाते हैं, एक डर बैठ जाता है, लेकिन ज़ाहिर है आपने तो डर को निकाला। ऐसा क्या खाया कि वो डर निकल गया, या ऐसी कौन सी खास ट्रेनिंग है जो आप करते हैं, ये जो इतनी लंबी लंबी छलांग आप लगा लेते हैं? सीक्रेट नहीं रखे, बता।
चलते आ रहे हैं, यही जो आम खाते हैं घर में, यही सब, और कुछ ऐसा कोई मैंने कुछ नहीं किया है, ना कुछ खास खाया है, बस यही जो आम खाते हैं घर में, जो ऐसा कोई मतलब। अच्छा ये बताएं, पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने लाहौर बुलाया था आपको, तो फिर क्या बात हुई उनसे आपकी? सर जो है जनरल अकरम राय साहब ने मुझसे कांटेक्ट किया है और उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया और उन लोगों ने मुझे ये कहा है कि फ़िलहाल कोई स्टंट नहीं करना, कोई जंप नहीं लगाना जब तक आप हमारे पास ना पहुँचो, और जो है आपको जो है हम मज़ीद आगे ले जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी मदद करेंगे, आप जो है फ़िलहाल हमारे पास पहुँचे जल्द से जल्द, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द वहाँ पर पहुँचूँगा। तो अभी आपने वहाँ जाना है, अब ये बताएं कि अगला हदफ क्या है, क्योंकि ज़ाहिर आपने जब बाइक्स के ऊपर से छलांग लगा, आपने कहा ना 1 बाइक फिर 2 बाइक फिर 3 बाइक 5 7, दैट मेक्स 11 एट द एंड। अब हदफ क्या है, कितनी लंबी छलांग आप लगाना चाहते हैं? प्रैक्टिस तो इंशाल्लाह मैं अभी शुरू करूँगा लाहौर पहुँचकर। इंशाल्लाह मेरा यही इरादा है कि मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊं, दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, पाकिस्तान के नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहता हूं, और मेरा यही इरादा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने साथ दिया तो मैं जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आसिफ, साथ मौजूद थे आप, और वाकई इस वीडियो के बाद तो बनता था आपसे बात करना। अब जब आप अगला कोई रिकॉर्ड बनाएंगे तो हम दोबारा आपको दावत देंगे, और आपको पता है अब तो और बेहतर अंदाज में काम होगा, क्योंकि अब वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करेंगे और ज़्यादा इंजरी से बच पाएंगे। सही हाथों में चले गए जी एथलीट, बहुत अच्छा हो गया। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो आपके दरमियान रहते हैं आप उन्हें चाहते हैं, उन्हें सराहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो आप उन्हें बहुत याद करते हैं। सावन आए सावन जाए, इखलाक अहमद के सुर, उनकी आवाज़, उसको कौन भुलाए। उनको हमसे बिछड़े पूरे 21 बरस बीते, लेकिन आज भी उनके फैंस मौजूद हैं और उनके गीत सुन रहे हैं। मोहम्मद कुर्बान रिपोर्ट कर रहे हैं। ये इसलिए भी इतने ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इखलाक अहमद के पास आई, अच्छी कॉम्पोजिशंस आई, क्योंकि वो दौर कहा जाता है कि नदीम का दौर था और उनके ऊपर इनकी आवाज़ बहुत सजती थी। आप अगर अभी भी गूगल करेंगे तो इखलाक की आवाज़ और नदीम साहब का चेहरा, आपको बहुत कुछ ऐसे कॉम्पोजिशंस, ऐसे गीत मिलेंगे कि जो बॉर्डर के उस पार कॉपी पेस्ट हुए थे, नकल हुई थी। ये मामला उठा रखते हैं किसी और दिन के लिए। हम ज़रा बात करते हो ज़ख्म की, ज़रा ताज़ा लोगों को लगा। भाई कोरोना था, बारिश हो रही थी, बहुत सारे मसाइल थे, बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी थी, इसीलिए कहा गया कि बेहतर होगा कि इज्तिमाई कुर्बानी करें, और उसमें बेहतरीन ऑप्शन आया ऑनलाइन कुर्बानी का। लेकिन फिर आए कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस भी। कराची में ऑनलाइन कुर्बानी के लिए बुकिंग करने वाले परेशान होकर रह गए, पैसे लिए गए, गोश्त दिया नहीं गया। शहरी कंपनियों की जो हेल्पलाइन है ना, उस पर फ़ोन करते करते थक गए, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने वाज़ेह बात नहीं की। ये तो पहले ही कह दिया जाता है कि देखिए गोश्त मिले ना मिले, कुर्बानी आपके नाम की हमने कर दी। लेकिन जब गोश्त की तरसील आप नहीं करेंगे तो लोग आप पर एतमाद कैसे करेंगे कि न जाने आपने कुर्बानी की भी या नहीं। शहरी कितने परेशान हुए उस ऑप्शन पर जो दुनिया भर में बड़ी आसानी के साथ, बड़े तसलसल के साथ में जारी है। हम आपको इसके ऊपर पहले रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। हुकूमत ने कोरोना की वबा के पेश नज़र ऑनलाइन कुर्बानी को तरजीह देने की अपील की तो शहरियों ने लब्बैक कहा। धड़ाधड़ बुकिंग होने लगी। मुख्तलिफ कंपनियों ने ऑनलाइन कुर्बानी के लिए रकम वसूल की। बुकिंग तो हो गई मगर गोश्त ना मिला। शहरी गोश्त के लिए दर बदर भटकते नजर आए। 4 बजे ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग करने वाली कंपनियों के नुमाइंदे शहरियों को लारे देते रहे। बुकिंग कराई, मेरी कोशिश थी कि फर्स्ट डे का मुझे मिल जाए। इन्होंने कहा कि ऑन सेफर साइड सेकंड डे का ले लें। सेकंड डे इन्होंने मुझे 11 बजे से शुरू होकर 2:30 बजे का टाइम दिया, और फाइनली 2:30 बजे के बाद से जो मैं फॉलोअप में शुरू हूँ, रात 10:30 बजे इन्होंने मुझे जवाब दे दिया कि डिलीवरी हम नहीं कर सकते। बुकिंग करने वाली कंपनियों के बाहर लोग शोर शराबा करते नजर आए। 2 दिन से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, घर पर से कॉलें कर रहे हैं, घंटों हम कॉलें करते रहते हैं, कोई उठाता नहीं है। कोई एक बंदा कॉल उठाता है तो उसे ये कहा जाता है बस हमारी गाड़ी आपके घर के पास है, अभी आ जाएगी। ऑनलाइन कुर्बानी के नाम पर धोखा खाने वाले शहरियों ने आइंदा ऑनलाइन कुर्बानी से तौबा कर ली। कैमरामैन फैसल आगाई के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। इस मरतबा ऑनलाइन कुर्बानी की बुकिंग में इजाफा हुआ, लेकिन जिस तरह अभी रिपोर्ट आपने देखी कि
शहरी परेशान हुए, शहरियों को चूना भरपूर लगा। कई शहरी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि तरीक़ेकार क्या रखा गया था और क्या कोई गाइडलाइंस मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुश किया था, गवर्नमेंट ने बाकायदा मुहिम चलाई थी कि शहरी स्पेशली इज्तिमाई कुर्बानी और फिर ऑनलाइन कुर्बानी की तरफ रुजू करें, इससे चीज़ें बेहतर होंगी। ठीक है, वहाँ से गाइडलाइन आ गई। जो लोग पहले से कारोबार कर रहे थे उन्होंने क्या इससे पहले भी इसी तरह से काम किया था? जो इस ओकेजन पर ख़ास तौर पर इस सारे के सारे चैलेंज के बाद में उनको करना ही था, तो ये तो उन्होंने किया क्या? आपने एक तरफ तो आपने कंज्यूमर को परेशान किया, दूसरे कुर्बानी मजहबी फरीज़ा है, इसमें लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। आपने अगर इस मौके पर भी आपको कारोबार करना था तो भाई तरीके से कर लेते। किरण, एक्चुअली ज़्यादा ऑर्डर आ गए थे तो ज़्यादा गड़बड़ हो गया था, ये हुआ था यहाँ पर, क्योंकि बहुत से जो इस तरह के स्टोर्स हैं उन्होंने यही कहा था कि क्योंकि पहली बार से है, सिस्टम ज़रा नया है, काम करने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अब वो थोड़ा इंतज़ार किरण देखिए तो सही, जिन्होंने पहले दिन की कुर्बानी की उनको पहले दिन क्या दूसरे दिन भी गोश्त नहीं मिला, तो जाहिर है आपका पूरा दिन आप इंतजार करते हैं, गोश्त आएगा, आप उससे प्रॉपर जिस तरीके से आपने उसे बांटना होता है वो आप करेंगे, लेकिन आप कर नहीं पाए। मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग की थी, तो फिर पहला और दूसरा दिन उसमें मामला थोड़े मैनेजेबल थे, तीसरा दिन आते आते गड़बड़ बढ़ती चली गई। कुछ लोगों ने कुछ बेहतर काम भी किया, बड़ा स्मूथली भी किया है। यस, नो डाउट, कुछ जगहों पे बाकी काम बहुत अच्छा हुआ है, स्मूथली हुआ है, लेकिन एक और खबर है वो भी बहुत अच्छी है, वो ही कुर्बानी से ही जुड़ी है। बिनाई नहीं मगर जज्बा ईसार से दिल की दुनिया रोशन। इस्लामाबाद में फलाही तंजीम ने बसारत से महरूम अफराद में 1000 किलो गोश्त तकसीम करके सबके दिल जीत लिए। रिपोर्ट करेंगे अरहम खान। बिनाई से महरूम अफराद कहीं ईद पर गोश्त से भी महरूम न रह जाएं। जज्बा इसार से सरशार नाबीना अफराद ने अपनी खुशियों में दूसरों को भी हिस्सेदार बना लिया। ईद के तीसरे रोज अपने जैसे अफराद में 1000 किलो से जायद गोश्त तकसीम किया। बसारत से महरूम अफराद पर मुश्तमिल फलाही तंजीम की जानिब से कुर्बानी के गोश्त के 84 पैकेट्स बांटे गए और हर पैकेट का वजन 12 किलो था। अमीर तो पूरा साल गोश्त खा रहा है, उसको तो जरूरत नहीं है। गरीब के लिए ये दिन इसलिए बनाया गया ताकि उसको भी गोश्त मिल सके। इंसानियत का दर्द रखने वाले ये रहमदिल इंसान खुद फोन कर करके लोगों को गोश्त लेने के लिए बुलाते रहे। मुस्तहिकीन भी अपने मोहसिनों का इजहार तशक्कुर किए बिना रह न सके। पूरे पंजाब से काफी लोग आए हैं, तकरीबन 80 से ज्यादा लोग हैं जिनमें ये गोश्त तकसीम किया जा रहा है। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बसारत से महरूम अफराद ने आज जिस जज्बा इसार का मुजाहिरा किया है वो हम सब के लिए मशअल राह है। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। तो ये जज्बा इसार है, ये है कुर्बानी, या यूं कहिए असल कुर्बानी, कि जब आप, ये कहना तो बहुत आसान है कि किसी को दिखाई नहीं देता, और ये समझना बहुत मुश्किल है कि वो अपने मामलात कैसे चला रहा होगा या चला रही होगी। लेकिन क्या आपके पास ऐसी कोई मिसाल इससे पहले थी कि जिन्हें नज़र ना आए उनका दिल इतना बड़ा हो, वो आपके गम को, परेशान लोगों के गम को इतना ज़्यादा महसूस करें? बहरहाल हम क्विकली इस मामले के ऊपर आ गए थे, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे ऑनलाइन कुर्बानी की और उससे जो लोगों को परेशानी उठानी पड़ी उस सब की। हाफिज नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हमें ज्वाइन करें, उनसे इस मामले पर बात करेंगे। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब, ज़ाहिर है आप भी एक ऐसी तंजीम से वाबस्ता हैं जो इज्तिमाई कुर्बानी का निज़ाम देखती है। इस दफ़ा कोई मसाइल थे या आपको लगा सब स्मूथ है? नहीं, देखिए मसाइल तो हमेशा होते हैं, लेकिन अगर मुनज़्ज़म तरीके से काम को किया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतरीन तरीके से होता है। अब आप ये देखें, कोई एक दो जगह पे नहीं, अल-खिदमत के तहत कराची में तकरीबन 200 मकामात के ऊपर इज्तिमाई कुर्बानी होती है, सही, जिसमें 1000 जानवर भी हम कुर्बान करते हैं और इसके अलावा जो है 500 भी करते हैं और 200 भी करते हैं और 100 भी करते हैं, मुख्तलिफ आबादियों में मुख्तलिफ तरीके से। और उसका काम जो है ना 1-1.5 महीना पहले से शुरू हो जाता है। जानवरों की खरीदारी का काम, बाहर से जाकर जो है उसका इंतजाम करना, शहर से बाहर से लेकर आना, पंजाब से, अंदरूनी सिंध से, फिर उसके बाद यहाँ हिस्से करना, फिर उनकी टाइमिंग को इस तरह से देना कि हम अपने वक्त पे दे पाएंगे, फिर कसाईयों का अरेंजमेंट करना, और ये काम जो है वो तकरीबन 200 मकामात पर बैक वक्त हो रहा होता है। और फिर उस दिन आपकी जो स्मार्टनेस होती है और आपका जो इंतजाम होता है वही असल चीज होती है। तो आप देखें कि कम से कम लाखों की तादाद में लोग कराची के इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं अल-खिदमत के साथ, और इस साल तो बड़ी भी काफी, क्योंकि हालात भी ऐसे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि हमने पूरे मुनज़्ज़म तरीके से, बेहतरीन तरीके से और दयानतदारी के साथ ये सारा काम किया,
और फिर पैसों का भी पाई का हिसाब कि अगर जो है वो 100-150 रुपए भी अगर आपने ज्यादा ले लिए हैं, अगर 12,000 रुपए की आपने कुर्बानी में हिस्सा दिलवाया या 14,000 का या 10,000 का, तो फिर उनको पैसे भी वापस पहुंचाए जाए। ये तो वाकई आपने एक्सप्लेन कर दिया निज़ाम, क्योंकि इसी के तहत आप लोग हर साल काम करते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये बताइएगा, इस साल जिस तरह आपने खुद भी कहा कि ज़्यादा लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लिया, सर ये इससे पहले जब हम खबर भी शेयर करते, कुछ कंपनीज की तरफ से जो ऑनलाइन कुर्बानी का सिस्टम मुतारिफ कराया गया था, वहाँ से बहुत सी शिकायत मौसूल हुए हैं, शहरी परेशान हुए हैं। तो मैं उसके हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपकी तरफ कोई ऐसा मामला था कि कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचा, या आपकी तरफ से ये होता है कि खुद जाकर लेना होता है? ऐसे ही है? नहीं, दोनों चीजें होती हैं। दोनों चीजें होती हैं। हमारे पास लोगों ने किया था। अच्छा। आप ऑनलाइन भी किया था और पहुंचाया भी है लोगों के घरों पे, और ये भी हुआ कि ज्यादातर लोग जो है ना, इसमें देखिए कुर्बानी का मामला ऐसा है कि लोग इस तरह ऑनलाइन वगैरह के ज्यादा चक्कर में होते नहीं है, और उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है, अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि जाकर हम खुद अपनी गाय भी देख लें, अपना हिस्सा भी ले लें, तो वो बड़े अच्छे तरीके से हो जाता है। अलबत्ता हमने बाज़ जगहों पे ऑनलाइन भी किया था और ऑनलाइन भी लोगों के घरों पे पहुंचाया था। कि प्रॉब्लम लोगों को कहाँ आई है, हर चीज कारोबार से नहीं हो जाती, और बाज़ ग्रुप, बाज़ मीडिया ग्रुप और ये सब ये कोशिश करते हैं कि हर इवेंट से फायदा उठाने की कोशिश करें, अपने नाम बढ़ाने की कोशिश करें। भाई, नाम बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, पित्तामारी करनी पड़ती है। तो मसला कहाँ आया, लोगों ने स्लॉटर हाउस बुक करा लिए। भाई, स्लॉटर हाउस के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि एक तो एक लिमिट से ज्यादा वहां पर स्लॉटरिंग हो नहीं सकती। दूसरी बात ये होती है कि जाहिर है जब आप पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो वो तो 4 बड़े पीस में करके छोड़ देते हैं, आगे से आपको कसाईयों का अरेंजमेंट खुद करना होता है। अब लोगों को पता होता नहीं है, बस वो पैसे वैसे कमाने के लिए कमिटमेंट ज्यादा कर लिए, मैनेज कर नहीं पाए, कैपेसिटी थी जितनी उससे ज्यादा के कमिटमेंट्स कर लिए, इंतजामिया इंतजाम ये करने की उनके अंदर एहलियत भी नहीं थी। इसीलिए देखें इस शहर का मसला भी ये है कि एहलियत और इंतजाम और मुनज़्ज़म लोग चाहिए जो इसको चला सकें, वरना देखें क्या है। मुझे आपकी वाज़ेह राय चाहिए इसके ऊपर, सिर्फ शहर का। जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ मुझे आपका है ना एक वाज़ेह कमेंट चाहिए इसके ऊपर, सिर्फ शहर का ये मसला है, आपको ऐसा लगता है? हाँ, शहर का मसला आप देखें ना, मैंडेट की कोई कमी नहीं है। हमारी पीटीआई के भाइयों के पास 14 कौमी असम्बली की सीटें हैं। आप ये देखें कि किसी चीज की कमी नहीं है। एमक्यूएम बेहतरीन तरीके से जो है वो इतने जबरदस्त 30 साल तक शहर पे हुकूमत करती रही है। पीपल्स पार्टी तो फिर पीपल्स पार्टी है, उसके क्या कहने हैं कि उसके पास सारे इख्तियार भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट नहीं है इस शहर के साथ इन लोगों की, और मालूमात नहीं है और इंतजाम नहीं है, मुनज़्ज़म लोग नहीं है। जो मुनज़्ज़म नहीं होगा वो कभी खिदमत नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और जो दयानतदार नहीं होगा वो तो कतई नहीं कर सकता, कहीं नहीं कर सकता। और एहलियत, दयानतदारी सबसे पहले, और इंतजाम, 3 चीजें होती हैं। अल्लाह का शुक्र है हम लोग इस पर पहले भी पूरे उतरे हैं। जब शहर की खिदमत का मौका मिला अब्दुल अफगानी साहब और नेमतुल्ला खान के जमाने में, और जब कुछ भी नहीं होता हमारे पास तब भी हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर, ये जो एक्सपीरियंस लोगों को थोड़ा सा हुआ है, बुरा एक्सपीरियंस हुआ है ऑनलाइन कुर्बानी, इसमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनको बेहतर सहूलत भी मिल गई। आप क्या देखते हैं इसी सारे सिनेरियो में, अगला साल जो आएगा लोगों का झुकाव होगा इसकी तरफ या नहीं होगा इस सब के बाद? लोगों को भी ज्यादा शौक नहीं पालने चाहिए। ये कोई वो नहीं है, क्या नाम है, जो हम फूड पांडा से चीज मंगवा लेते हैं। ये कुर्बानी है, कुर्बानी का पूरा एहतमाम करना चाहिए जितना मुमकिन हो सके। तो इस बार क्योंकि हालात मुख्तलिफ थे, दैट इज द रीजन कि लोगों ने फोकस किया कि ऑनलाइन कुर्बानी करें। अल्लाह करेगा हालात इतने अच्छे हो जाएंगे कि फिर हम खुद से जानवर घर लेकर आएंगे और कुर्बानी खुद करेंगे। हाफिज साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इस सिलसिले में हमसे करते बढ़ते हैं आगे। पेशावर चिड़ियाघर की बात करेंगे और करनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से कुछ खबरें पिछले कुछ दिनों में ऐसी आई कि हमने सोच लिया था कि ईद के बाद हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत से जानवर किरण हलाक हुए हैं। ये एक प्रॉब्लम है। हम जब कुर्बानी की बात करते हैं, हम जब बात करते हैं कि जी हम एक जानवर को औलाद की तरह से उसका ख्याल रखेंगे और फिर अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे, इसका मतलब ये कि जो जानवरों की देखभाल है, जो उनसे मोहब्बत है, उस सब का जज्बा हमारे दिलों में मौजूद है। लेकिन गफलत कहाँ पर है, मसला कहाँ पर है, ये बड़ा सवाल है। हमने कुर्बानी के दिनों में देखा, बहुत अफसोस हुआ देख कर के कि जो कुछ कुर्बानी के जानवरों के साथ हो रहा था, कहीं क्रेन से गिर रहे हैं, कहीं बिल्कुल जो है ना वो खौफजदा होकर कुर्बानी का जानवर भागा जा रहा है और उसकी वजह से हादसात रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब जानवर भिदक गया, आपने उसको इस हद तक परेशान किया है और आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं किया। और अगर हम जू की बात कर लें तो हमारे सामने जो शेर के साथ हुआ वो भी है, और अब चूंकि आप बात कर रहे हैं इस सारे के सारे मामले की, तो ये भी है। क्योंकि पेशावर चिड़ियाघर में किरण पिछले 9 माह में तकरीबन 18 जानवर हलाक हुए हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पेशावर चिड़ियाघर इफ्तिखारुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम इस सिलसिले में बात करेंगे। सर बेहद शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर थोड़ा सा प्लीज़ बताएंगे आपके क्या आप लोगों ने तहकीकात किए हैं इस सिलसिले में कि 9 माह और 18 जानवर हलाक इस चिड़ियाघर में क्यों?
अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे कॉल की। एक तो ये मैं तस्दीक कर दूं कि 9 माह में नहीं 11 माह में, और जो 18 जानवरों की बात हो रही है उसमें भी मोस्टली जानवर जो हैं वो ऐसे हैं जिस तरह सिवेट कैट, ये एक पेस्ट एनिमल है जो लोगों के घरों में आ जाता है, लोग वहाँ से पकड़ते हैं और फिर वो ज़ू में या इंजर हो जाता है तो ज़ू में आते हैं। इस तरह 5-6 हमारे पास सिवेट कैट्स मुख्तलिफ़ जगहों से आई थी और वो उनका इलाज हो रहा था, लेकिन उनको वापस हमने रिलीज़ ही करना था, लेकिन उनकी मॉर्टेलिटी हुई क्योंकि उनकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऐसा उस तरह नहीं थी। इसी तरह कुछ जानवर जो हैं वो वाइल्ड में मसलन वुल्फ है या हाइना है, ये जो हमारे पास मरे ये वाइल्ड में इंजर्ड थे और वहाँ से हमने इनको रेस्क्यू किया और फिर लेके आए और ट्रीटमेंट होती रही। 1.5-2 महीने हमने अपने पास ट्रीटमेंट किया और उसके बाद उनकी डेथ हुई। तो ये गलत है कि जी कोई 9 महीनों में कोई 18 जानवर मर गए, इसमें से 5, 6, 7 जानवर ऐसे हैं जो बाहर से फील्ड से ज़ख्मी हालत में रेस्क्यू करके हमने लाए थे और उनकी डेथ हुई। बाकी मैं आपको ये बताऊं कि जी ज़ू दुनिया में जहाँ कहीं भी हों वहाँ पे मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी दोनों जो हैं वो ज़ू का हिस्सा होती हैं। हमारे यहाँ पेशावर ज़ू जो है ये एक नई एक तरह की एक फैसिलिटी है, ये 2018 में हमने ओपन किया। इसके तो सिर्फ हार्डली 2 या 3 साल गुजरे हैं। इसके मुकाबले में बहुत सारे ज़ूज़ जो दुनिया के और हमारे पाकिस्तान के सदियों गुजर गई हैं उनमें भी मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी होती रहती है। किसी ज़ू की बेस्ट मैनेजमेंट को गाज करने के लिए ये देखा जाता है कि जी वहाँ पे अफजाइश नस्ल या नेटेलिटी क्या हो रही है। तो अब मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अब तक जितनी भी नेगेटिव खबरें पेशावर ज़ू के हवाले से वो दी जाती रही हैं, लेकिन इनकी पॉजिटिविटी को कभी भी वो आप बताइए नहीं किया गया। हम क्या पॉजिटिविटी क्या वो बताइए। ये जी हमारे ये आपने 11 महीनों की बात की जिसमें 18 जानवर मरे हैं। इनमें कोविड के 4 महीनों में हमारे पास 25 जानवर आए हैं, नए जानवर आए। ओवरऑल अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो हमने पेशावर ज़ू में मुख्तलिफ कंट्रैक्टर से अब तक 92 मुख्तलिफ एनिमल्स यहाँ पे लाए हैं और उन 92 एनिमल की तादाद अब 145 हो गई है। तो ये 92 से 145 बनना ये ज़ू की जो है एक तरह की अचीवमेंट है। और इसमें बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जिस तरह अरेबियन आरएक्स जो है ये ऐसा थ्रेटेंड और इंडेंजर्ड स्पीशी है जो दुनिया के किसी भी ज़ू में इसकी अफजाइश नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशावर ज़ू में इसकी इतनी अच्छी अफजाइश हुई है कि अब हम सोच रहे हैं कि इसको बाकी ज़ूज़ में बेच के हम स्वैप करें मुख्तलिफ एनिमल्स के साथ। तो इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट नहीं किया जाता। मज़ीद मैं ये कहना चाहूँगा कि ये पेशावर ज़ू अपने मुख्तसर अरसे में ये जो 2 या 3 साल का अरसा है सही, इसमें हमने ज़ू मैनेजमेंट के हवाले से हर एक चीज़ की SOPs डेवलप की हैं कि एनिमल्स को कैसे हैंडल किया जाता है। ये जो आपने इसको लिंक किया कि जी ये जो कुर्बानी के जानवर, ये जो बाकी ये जो लाइफ स्टॉक है उनके पास इसके साथ जो इस तरह की क्रूअलिटी होती है, इस तरह का बिल्कुल भी कोई सीन जो है हमारे ज़ू में या किसी भी ज़ू में नहीं है। क्योंकि सर अब आप क्योंकि आप बार बार एक बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है, हर ज़ू में ऐसे होता है। सर थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि आपने खुद कहा 5 से 6 जानवर ऐसे थे जो लोग लेकर आए थे, जख्मी थे, उनकी देखभाल उस तरीके से नहीं हुई, दैट इज द रीजन उनकी डेथ हुई। आपने कहा 5-6 वाइल्ड एनिमल्स थे जो कि बीमार थे और डेथ हुई। सर दैट मेक्स 5 to 6 एनिमल्स अगेन जो आपके पास थे, सही हालत में थे, डेथ हुई। सर मुझे ये बताएं, क्योंकि आप इतने वसूख से कह रहे हैं कि दुनिया में हर जगह ऐसे होता है, तो मुझे बता दें सर, इस्लामाबाद ज़ू, कराची ज़ू या पाकिस्तान के और शहर में मौजूद ज़ू, वहाँ पर क्या 11 महीनों में इतने जानवर मरते हैं? इससे ज़्यादा जी, ये मैं पूरी दुनिया का एक डेटा आपको दूं और वसूख से कह रहा हूं कि मैं हमारे ज़ू में जो 2 सालों का डेटा है इसमें पर ईयर मॉर्टेलिटी जो है वो 14 हमने रिकॉर्ड की है। ये सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड्स जो सबसे ज़्यादा एस्टेब्लिश ज़ू हैं दुनिया के और डेवलप्ड कंट्रीज़ के ज़ू हैं उनके मुकाबले में। इसके मुकाबले में आपको बताऊँ इटली के ज़ू में 2004 से 2015 के दरमियान जो उनकी रिपोर्ट है, उसके बाद की रिपोर्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, उसके मुताबिक मुझे ये बता दें पर ईयर मर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए आप, डेलस ज़ू है जो जख्मी जानवर आपके पास आया आपके ज़ू में, तो ठीक है आपका एक आर्गुमेंट ये कि भाई वो ठीक से बताया नहीं जा रहा। मुझे ये बताइए कि मेडिकल फैसिलिटी जो दी गई वो बिल्कुल वैसी थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, जिस सबको आप कोट कर रहे हैं, फैसिलिटी बिल्कुल वैसी थी?
बिल्कुल जी, देखिए कुछ चीज़ें तो लिमिटेशंस पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में ह्यूमन हेल्थ के बारे में कितनी लिमिटेशंस हैं, और इसके ये इवन के यूएसए में ये जो कोविड की वजह से 1,50,000 लोग मर गए, हालांकि हाईली डेवलप्ड फैसिलिटीज हैं उनकी उसमें। नहीं, तो मुझे वहाँ की एग्जांपल्स नहीं दें, हमारी मुझे आप अपनी बात बताइए सर, अपनी बात बताइए ना। हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी फैसिलिटीज पाकिस्तान की बाकी जितनी भी फैसिलिटीज हैं उनके मुकाबले में बहुत बेहतर है। इस तरह की उसके लिए हमारा स्टाफ और जो जू का डिजाइन है सर, फैसिलिटीज है उनके स्टाफ के मुकाबले में बहुत बेहतर है, लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। जैसे वायरस के बारे में, किसी भी स्पीशी के अंदर अगर वायरस की कोई डिजीज आ जाए तो पूरे पाकिस्तान में वायरल सर, लेकिन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, अगर आप मुझे बता सकें आपके जू में ज़ेब्रा मरा था, वायरस से नहीं मरा था, नहीं बीमार आया था, कैसे मरा था? नो जी, ज़ेब्रा और एक और इस तरह का एनिमल जो था वो वहाँ पे एक और नेबरहुड में एक ब्लास्ट हुआ, और उस ब्लास्ट में जो शायद जनरेटर का ब्लास्ट था या कोई ट्रांसफार्मर का ब्लास्ट था, जिससे पैनिक हुआ एनिमल्स को और इन्होंने जाके स्टॉक किया, इसकी हेड इंजरी हुई। तो इस तरह की जो इंसिडेंट्स, वो जो हेड इंजरी हुई वो इस नौयत की थी कि आप लोग उसे नहीं मैनेज कर पाए, हेल्थ, जिस तरह किरण ने भी सवाल किया मेडिकल फैसिलिटी का, इसकी डेथ होगी। बिल्कुल मुश्किल होता है हेड इंजरीज का, तो इंतहाई मुश्किल, क्योंकि और सर रीच एक्सरेज और स्कैन्स, रीच मर गए सर, लड़ते हुए मर गए, तब तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। देखें ये रीच का या बाकी स्पीशीज का इस तरह, तो मैंने कहा है कि पूरी दुनिया में भाई मेरे इस तरह की मॉर्टेलिटी और नेटेलिटी होती रहती है। नहीं, वो झगड़ा हुआ है, कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन एक चीज आप देखें, नहीं उस सूरत में अगर जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं तो इंतजाम क्या आपके पास में? जी, अगर जानवर लड़ पड़ते हैं और आपने उनको 7-8 को अलग अलग नहीं रखा हुआ, एक साथ रखा हुआ है और झगड़ा हो जाता, फिर क्या करते हैं? हम उनको अलग कर देते हैं। जब टाइम पे इस तरह का होता है, हम वो अगर इस तरह का लड़ने की कोशिश करते हैं, ये तो रूटीन की एक्टिविटी है। इवन जो है डियर्स में, उनमें जो मेल्स होते हैं वो फाइटिंग होती है उनमें, और हम उनको अलग कर देते हैं, ये रूटीन में है। सर नेशनल ज्योग्राफी देख के और हॉलीवुड मूवीज देख के लोगों को एनिमल साइकी का भी पता लग गया, अच्छे जूस को कैसे मेंटेन किया जाता है वो भी पता लग गया, एक एनिमल के साथ में आपके लोगों का मेल जोल कैसा होना चाहिए, उसके साथ में उनको कितना फ्रेंडली होना चाहिए, ये भी पता लग गया। अब आप मुझे ये बताइए कि ये सारे के सारे मामला इस सबको आप इंश्योर करते हैं, और क्या ये जो रीच वाली बात है इसमें आप लोगों ने उन सारे के सारे पैमानों को फॉलो किया था कि जो देखे जाते हैं? बिल्कुल जी, कोई भी इस तरह की जो है ना हमने वो नहीं छोड़ी इसमें, और मैंने बताया है कि हमारे SOPs के मुताबिक सारी वो होती है। आपको ये बता दूं, ये वाहिद जू है जिसने 2 साल में अपने सारे स्टाफ को ट्रेन करवाया हुआ है, और लाहौर जू जो 100 साला जू है वहाँ के स्टाफ से हमने इनकी ट्रेनिंग करवाई हुई है, और इस तरह SOPs डेवलप की हुई हैं। तो ये इस तरह का कतन कोई वो नहीं है, जिस तरह आपने बात की कि ये जो हॉलीवुड मूवीज़ और ये देख के, तो वो लोगों का जो है वो एक्सपीरियंस वो इस तरह का नहीं। हम प्रोफेशनल्स हैं, पिछले 30 सालों से एनिमल्स और इनको हैंडलिंग कर रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी फेजेंट्री, डुडियाल फेजेंट्री, जो पूरे पाकिस्तान में जिसने फेजेंट्स की जो है ना प्रोपेगेशन की है, वो हमने मैनेज की है। हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क्स और इस तरह की वो मैनेजमेंट कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज से हमारे स्टाफ ने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं और एजुकेशन ली हुई है। तो ये नहीं है कि हम नॉन प्रोफेशनल हैं और इस तरीके से हमने इनकी हैंडलिंग। लेकिन क्योंकि सर आपने एग्जाम्पल कोट की इटली की, तो साथ ही हमने उसका मामला भी देख लिया, तो मैं आपको भी और नाज़रीन को बता दूं कि टोटल 12-13 सालों में 282 जानवर सर वहाँ पर हलाक हुए हैं, जिसमें से 177 ऐसे हैं। सर मैं इटली की बात कर रहा हूँ, मैं इटली की बात कर रहा हूँ। जरा मेरे फैक्ट सुन लीजिएगा सर, पहले मेरे फैक्ट सुन लीजिएगा सर, पहले फैक्ट सुन ले, फिर प्लीज कमेंट कीजिएगा। 282 टोटल सर हलाक हुए हैं, 177 ऐसे जो कि इन्फेक्शियस डिजीजेस की वजह से हलाक हुए हैं, 47 ऐसे जो ट्रॉमा इंजरीज से, 20 ऐसे जिनकी ज़रा कोई कॉम्प्लिकेशंस थी, 15 ऐसे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स थे, और सर इन 12 सालों में सिर्फ 23 ऐसे हैं जो कि लड़ने से या मिस मैनेजमेंट से या पुअर मैनेजमेंट से हलाक हुए हैं। अभी भी आप कहेंगे सर कि हमारे फिगर्स ठीक हैं? नहीं जी, मैं आपसे पार्शली एग्री करूंगा, लेकिन ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, डालस जू में 2010 से 19 तक उनकी पर ईयर मॉर्टेलिटी 55.8, अब भी आप गूगल करें, सर्च करें तो आपको नज़र आएगा कि 55.8 पर ईयर पर ये जो उनके जू है उसमें मॉर्टेलिटी हो रही है। इसी तरह मैंने उस मॉर्टेलिटी के रीजंस बताए 125 जी, मैंने उसका ब्रेक डाउन दिया आपको सर, रीजंस बताई हैं, क्योंकि जिस तरह हमने ज़ेब्रा की बात की, हमने रीच की बात की, सर ये मिस मैनेजमेंट है।
नहीं, इसमें इस पर अगर आप कहेंगे कि आपका स्टाफ इंटरनेशनली ट्रेंड है सर, तो फिर सवाल तो उठेंगे उस इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर भी और उसकी कंस्ट्रक्शन पर भी। बिल्कुल जी, इंटरनेशनल ट्रेनिंग तो यही इन्हीं लोगों से जिनको आप कोट करते हैं डेवलप कंट्रीज, जिसकी मैं बता रहा हूँ कि 100 उनके एनिमल्स पर ईयर मर रहे हैं। सर एक बात और हुई है, लेकिन ये है कि एक बात और सर, ये क्योंकि जितनी हमारी कन्वर्सेशन आपसे रही, होगा कि किस तरह की मैनेजमेंट, सॉरी जितनी कन्वर्सेशन हमारी आपसे रही सर, क्योंकि आप कहते हैं कि पूरी दुनिया में ऐसे होता है, पाकिस्तान के हर जू में ऐसे होता है, दैट मींस कि ये खबर आपके लिए इस खबर में मॉर्टेलिटी और नार्टेलिटी सर यानी इस जू को फिर मजीद बेहतर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ की मैनेजमेंट बिल्कुल सही काम कर रही बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, उसमें तो हर लम्हे हम जो है ना अपनी उसको फैसिलिटीज को। सर तो इस खबर के बाद 11 माह में इतने जानवर हलाक होने के बाद क्या बेहतरी कर रहे हैं या करेंगे? देखें जी, हमने तो अपने तो जो भी हमें देखा कि इसमें हमारे पास क्या किया, उसमें उस साइड पे क्या हमारे पास इश्यूज थे सर, क्या किया, फौरन रेक्टिफाई किया। क्या जी सर क्या किया? अगर फाइंडिंग्स बताएं जी, हमने ये किया, इसमें बहुत सारे एनिमल्स जो वाइल्ड कैप्टिव एनिमल्स होते हैं जो इंजर्ड तौर पे यहाँ पे लाए जाते हैं, तो हमने ये फैसला किया कि उनको अलग से जू के अंदर हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, उनको अलग से किसी फैसिलिटी में रख के उनकी मैनेजमेंट की जाएगी और उनको जो है ना उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी, क्योंकि वो सारे का सारा फिर मलबा अल्टीमेटली जू के उस मैनेजमेंट पे आता है। नहीं, जो आपके अपने जानवर से रीछ की लड़ाई, उनको अलग कर दिया सर, जानवरों को अलग अलग रखा गया अब? बिल्कुल जी, हर एक जानवर, हर एक स्पीशी उसके मुताबिक, कैपेसिटी के मुताबिक हमने अलग अलग रखी। एक ही स्पीशी में दो अगर आपस में लड़ जाएंगे, उनके अलग करने की बात कर रहा था। सॉरी, एक ही स्पीशी में अगर दो जानवर लड़ पड़ते हैं, उनको अलग करने की बात कर रहा था। एग्जैक्टली जब ऐसा होता है तो हम उसको उठा के दूसरी उसमें केज में रख लेते हैं, लेकिन बाजू का फैसिलिटीज इस तरह की नहीं होती। आप और केज बनाएंगे, को कर लें और केज ऐड किए जाएंगे? केज तो बने हुए विद इन केजेस हमने कुछ पार्टीशन की हुई हैं जिनमें उनको टाइम बीइंग आइसोलेशन में रखा जाता है, लेकिन वो पेयरिंग होती है। उमूमन इनमें जो फाइट होती है वो ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन होती है, और 2 मेल अगर हों तो 1 फीमेल है या 2 मेल है और 1 फीमेल के ऊपर जो है ना उनकी फाइट ठीक है, बेहद शुक्रिया। आप लोग इसको देख रहे हैं कि चीजें और मैनेज हों। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे तफसील के साथ, के प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना कह लूं किरण? कह ले वहां तो हो गया। चलिए ठीक है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। इसको दुनिया की दूसरी बेस्ट परफॉर्मेंस मार्केट करार दिया जा रहा है, क्योंकि हमारी मार्केट ने कोरोना वायरस से हुए नुकसानात पर बड़ी जल्दी काबू पा लिया है। जुलाई में मार्केट की परफॉर्मेंस 17 इयर्स में सबसे बेहतर रही है। सरमायाकारों ने बैंक्स, सीमेंट, E&P और फर्टिलाइजर कंपनीज के हिस्से में दिलचस्पी जाहिर की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना के जो हालात हैं उन्हीं को देख लें तो मार्च से लेके अब तक इस दरमियान क्या क्या डेवलपमेंट हुई ये भी इंपॉर्टेंट है। और किरण, 17 साल की बेस्ट परफॉर्मेंस, ये बहुत बड़ी बात है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फारूक बलोच हमारे नुमाइंदे हैं समा डिजिटल के, ज्वाइन किया मैं। फारूक, गुड मॉर्निंग। फारूक, क्या हम ये समझें कि स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी कर्व फ्लैटन कर ली है? जितना हम इसमें मसाइल देख रहे थे हमने रिकवर कर लिया है? फारूक की तरफ जाएंगे, इस बारे में बात करें। वो अभी हमारी टीम ये कह रही थी कि कोरोना से रिकवर हो गया कराची स्टॉक एक्सचेंज। कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हम कोरोना से पहले अगर हम देखें 100 इंडेक्स जहां पर स्टैंड कर रहा था, तो आज दोबारा वहीं पर स्टैंड करें। बट मेरा पॉइंट अभी भी वहीं का वहीं है कि 17 इयर्स ये बहुत बड़ी बात है। फारूक, अब अगर सुन पा रहे हैं प्लीज बताइएगा, कर्व फ्लैटन हो गई है? इसके जो डिप्रेशन था वो हम उससे गुजर आए, बेहतरी की तरफ आ गए? बेसिकली मार्केट अगर आप नोट करें तो ईद का जो लास्ट वीक था, ईद से पहले, उसमें बहुत बुलिश थी, काफ़ी ऊपर गई है, और इसी दौरान जो है वो केसेस भी नीचे आए। तो ये तो क्लियर नज़र आ रहा है कि जो कोरोना वायरस के केसेस में कमी आई है उसकी वजह से मार्केट ऊपर गई थी। अच्छा, अभी जो करेक्शन आई मैं भी देख रहा था कि इतना ऊपर जाके वापस नीचे आ गई 40,000 पे। नॉर्मली जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ट्रेडिंग बहुत हुई, तो बाज़ औक़ात कुछ एक्स्ट्रा पुश आ जाता है, ज़्यादा बाइंग हो जाती है, फिर करेक्शन ज़रूर होती है। ये करेक्शन हुई है बेसिकली। और 17 इयर्स की बेस्ट परफॉर्मेंस ये कैसे? यार अगर आप देखें बेसिकली इसके अंदर क्रैश का बड़ा कमाल है, क्योंकि आप देखें मार्च में ये 27,000 तक चली गई थी गिरकर,
जब इतना नीचे चली जाती है और फिर फौरन वापस आती है तो वो छोटे टर्म में बहुत बड़ा गेन लगता है। लेकिन अगर आप जनवरी में देखें तो ऑलरेडी 43,000 पॉइंट पे और अभी तो 40,000 पे जाके नीचे आ गई। तो मतलब जनवरी के बीच से तो अभी भी नीचे, लेकिन अगर आप इन 2-3 हफ्तों में देखें, सॉरी इन 3-4 महीनों में देखें, मार्च के फर्स्ट वीक से जब 27,000 पे गिर गई थी, फर्स्ट या सेकंड वीक का मेरे ख्याल में, उस हिसाब से देखें तो 27,000 पॉइंट से 40% जाना, 13,000 पॉइंट्स का इजाफा, तो ये फिर आपको बहुत बड़ा गेन लगता है। ऑब्वियसली हमारी मार्केट बहुत रेजिलियंट है, उसने जल्दी रिकवर किया है। बाकी दुनिया की जो और ग्लोबल मार्केट हैं आप देखें वहाँ अभी भी प्रेशर में है और कोरोना वायरस के केसेस अभी भी कम नहीं हुए वहाँ पे। इवन इंडिया में आप देख लें, वहाँ पर भी हाल इस वक्त जो है अभी मैं पढ़ रहा हूँ 50,000 नए केसेस और आ गए। और हमारी मार्केट में तो पॉजिटिव मजबूत रुझान है, पॉजिटिव रिस्पांस है, ये तो कह सकते हैं। इसकी मल्टीपल रीजन से एक तो जो रिसेंट पुश जो है वो तो आई थिंक जो कोरोना वायरस की कमी है इसके लास्ट वीक में उसी वक्त की मार्केट काफी ऊपर गई। 3,000 पॉइंट एक हफ्ते में, आई थिंक 3-3,500 पॉइंट एक हफ्ते में गेन किए। एक तो वो मेजर पुश था जिसने हवाएं चल रही हैं फारूक, ये अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये जो पॉजिटिव रिस्पांस है, ये जो मस्बत रुझान है, तो इस सब का फिर दूसरे कुछ शोबे भी तो हैं, वहाँ पर भी तो इम्पैक्ट आता है, वहाँ भी फ़ायदा होता है। अब ये सवाल कर लेते हैं, अले फारूक साथ होनी हो। हाँ, अहमद चनाय साहब, डायरेक्टर पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज हमें ज्वाइन करें, उनसे बात कर लेते हैं। अहमद साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कोरोना से तो मार्केट रिकवर कर गई, क्या आप शेयर कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, कहाँ पर ज़्यादा दिलचस्पी ली इन्वेस्टर्स ने? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मार्केट में एक बड़ी वाइब्रेंसी है और जब आप सेक्टर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर्स जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मैं समझता हूँ कि स्टील, ऑयल, सीमेंट जो है ये वो सेक्टर्स हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिनकी एक मैं समझता हूँ डिमांड है और उन सब में जो है वो काफ़ी एक कंजम्पशन लेवल बढ़ा है कोरोना के बाद, और इसके फौरी बाद जो है वो मार्केट में एक पॉजिटिव रिएक्शन आया है। तो ये पॉजिटिव रिएक्शन जो है वो सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटीज बहाल होने पे नहीं आया, बल्कि मैं समझता हूँ कि कुछ हुकूमती पॉलिसीज ऐसी भी आई हैं कि जिसमें सबसे बड़ी पॉलिसी जो है वो इंटरेस्ट रेट का कम होना है। हम 13.25% से जब 7% पर आ गए तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया और लोग जो हैं जो अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स में जा रहे थे और किस्म के सिक्योरिटी बॉन्ड्स में जा रहे थे, उनको हटकर अब स्टॉक मार्केट की तरफ उन्होंने पैसे लगाने शुरू कर दिए। नंबर 1। नंबर 2, जो कंस्ट्रक्शन पॉलिसी आई है, जो पैकेज आया है, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज है जिसकी बिना बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि 72 अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेशन में आ जाती हैं। तो ये उसका भी रिएक्शन है कि आगे जाके चीज़ें पॉजिटिव होंगी, लोग जब इस पॉलिसी की तरफ ऑप्ट करेंगे तो एक कंस्ट्रक्शन बूम आएगा। जब कंस्ट्रक्शन बूम आएगा तो ये 72 इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी है वो अपने पूरे बूम के साथ चलेंगी इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह। सर देखिए, एक आम आदमी तो यही सोचता है कि उसके लिए उसकी छत हो, उसके लिए घर बनाना आसान हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो छोटा ताजर है, छोटा सरमायादार है, उसके पास में क्या ये वक्त है कि उसके पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है कि जहां वो इन्वेस्ट कर सकता है, थोड़े पैसे बना सकता है। कुछ माह पहले पैसे लगाए जाते हैं तो यकीनी तौर पर उतना फ़ायदा नहीं होता जितना शायद अब वो। सर ऐसा सोचा जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, छोटा इन्वेस्टर हो या बड़ा इन्वेस्टर हो, हमने हमेशा मार्केट में जो है वो इस बात की हौसला अफजाई की है कि लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई आ जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाए, तो कोई वजह नहीं कि चाहे वो छोटा इन्वेस्टर हो चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो, दोनों को जो है वो इक्वल प्लेइंग लेवल फील्ड मिले। और मैं समझता हूँ कि ये लेवल फील्ड जो है वो इस मार्केट में मौजूद है। मार्केट ज़ाहिर है जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी बुनियाद पर नीचे और ऊपर जरूर जाती है, लेकिन अल्टीमेटली मैं समझता हूँ अगर मार्केट में बबल नहीं है किसी चीज़ का तो मार्केट जो है वो हमेशा बेहतर परफॉर्म करती रहेगी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखते हुए। आज अगर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर नज़र आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है और ये कोई बबल नहीं है। लोग बड़ा इस पर बातें करते हैं कि ये बबल है और उसकी वजह से जो है वो छोटा सरमायादार डूब जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ऐसा नहीं है। मार्केट 54,000 के लेवल तक गई थी और आज जो रेट्स हैं उस 54,000 के लेवल से आधे रेट्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है, बहुत बड़ा
हमंगस अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो लोगों को कैपिटलाइज करना चाहिए। यानी जब भी मार्केट मंदी का शिकार होती है उस वक्त हम ये बात करते हैं कि दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि वो बबल नहीं है, तो ये भी बड़ा अच्छा वक्त है इन्वेस्ट करने के लिए। सर, जिन सेक्टर्स की आपने पहले बात की कि वो सेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स आपने ज़ाहिर गिनवाए थे जिनमें अच्छी इस वक्त हम कारकर्दगी देख रहे हैं, इस वक्त भी कोई इन्वेस्ट करने का सोचे तो उन्हीं सेक्टर्स की तरफ ध्यान दे? देखिए, मैंने दो चीज़ें आपसे कही कि अक्रॉस द बोर्ड सारे शेयरों में जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन आया है और पर्टिकुलरली ऑयल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ये सारे जो हैं वो आज भी हॉट फेवरेट्स हैं, ब्लू चिप्स हैं। साथ साथ मैं समझता हूँ कि केमिकल सेक्टर है, IT सेक्टर है, ये सारे वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ लोग अपना ध्यान दे सकते हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए आए तो मैं समझता हूँ कि इसको जो स्क्रिप्ट हैं उसको स्टडी करके आए। जो लोग स्टडी किए बगैर आते हैं और ये समझ के कि ये बहुत कम रेट में है इसको ले लें, तो मैं समझता हूँ वो गलती करते हैं। सर, ये फॉल करती है बात आपकी इन्वेस्टर के लिए भी, और इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, चाहे वो ताजिर हो, चाहे बिल्कुल नया सा उसने स्टार्ट किया हो इस तरफ आना। सर, मैं बिल्कुल एक आम आदमी जिसको बहुत कुछ नहीं पता होता उसकी बात कर रही हूँ, उसके लिए भी स्टडी उतनी इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर एक के लिए स्टडी इम्पोर्टेंट है। यहाँ सैकड़ों ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जो कहीं मूव नहीं हो रही, थोड़ा बहुत मूवमेंट में नजर आ जाती है तो लोग जो है उस पर बगैर सोचे समझे टूट पड़ते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को देखना चाहिए कि कौन से स्क्रिप्ट जो हैं वो आगे जाके डिविडेंड देंगे या ये सब ध्यान में रखना होगा अगर इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो वेरी मच। हमारे साथ इस सिलसिले में बात भी कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे। आज का आखिरी मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है ये, और वो है लापरवाही से जुड़ा दिखावा या अनाड़ियों के हाथों बेज़बान जानवरों की ज़िंदगियों का ज़िया, क्योंकि ऐसी बहुत सी खबरें इस ईद उल अज़हा पर रिपोर्टिंग, जैसे कि आपको इस वक्त मनाज़र हम दिखा भी रहे हैं और साथ लिखा है बच्चे ना देखें, ये वाकई बहुत डिस्टर्बिंग मनाज़र हैं। हलाल जानवर की कुर्बानी इस अजीम सुन्नत की याद है जिसे कुरान मजीद ने ज़िबाह अजीम करार दिया, लेकिन ईद उल अज़हा पर सोशल मीडिया पर जानवरों से इस तरह का सलूक, उसकी वीडियोस ने दिल दहला दिया। कराची का इलाका सुरजानी यहाँ पर घर की छत पर रखे हुए बैल को कुर्बानी के लिए दूसरी मंजिल से क्रेन के जरिए उतारा जा रहा था, डिसबैलेंस हुआ, ज़मीन पर गिरा, दम तोड़ गया। और ये तो एक वाकया। इसके अलावा अनाड़ी कसाब के हाथों जुज़वी तौर पर ज़िबा किया गया ऊँट भागकर पुल पर पहुँच गया, जहाँ पीछे से आने वाले गिरोह ने पकड़ा और उसे पुल पर ही ज़िबा किया। कुर्बानी के जानवरों के साथ ऐसे सलूक पर आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन के मजहबी स्कॉलर मुफ्ती ज़ुबैर साहब ने। मुफ्ती साहब, बेहद शुक्रिया। मुफ्ती साहब, पिछले कुछ सालों से ये रुझान पाया जा रहा है, स्पेशली इन कराची, कि जानवर छत पर पाल लेते हैं और फिर क्रेन की मदद से उसे नीचे उतारते हैं। तो फिर अगर छत पर पाला था तो फिर छत पर ही ज़िबा करते हैं। वैसे तो छत पर आपने पाला ही क्यों, उसको स्पेस क्यों नहीं दी? सर, ये मुफ्ती साहब, ये सारे का सारा मामला प्लीज बताइए, क्या कहेंगे आप इस पर? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। कुरान करीम की निस्फ दर्जन से ज़्यादा आयात और दर्जनों बल्कि सैकड़ों अहादीस के अंदर जहाँ क़ुरबानी का तज़किरा है, क़ुरबानी का हुक्म, क़ुरबानी की तरगीब दी गई, वहाँ पर उसके साथ साथ कई आयात व अहादीस में क़ुरबानी के जानवर की इज़्ज़त व एहतराम और उसकी मुनासिब देखभाल और उसके सुकून और राहत का ख़याल रखने का गैर मामूली ताकीदी हुक्म मौजूद है। सूरह हज के अंदर आयत नंबर 36 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल बुदन जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर। क़ुरबानी के जानवरों को अल्लाह के शाइरुल्लाह, शायर इस्लाम, अल्लाह की निशानियाँ करार दिया गया। और उसी सूरह हज की आयत नंबर 32 का अगर आप मुताला करें, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिनल क़ुलूब, जो अल्लाह की इन निशानियों की ताज़ीम करता है तो ये दरअसल दिल की परहेज़गारी और दिल के तक़वा की बात है। इसी तरह कई अहादीस के अंदर ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल मुबारक ज़िक्र किया गया कि जानवर को बाकायदा पालते थे, उसे मोटा ताज़ा करते थे, उसकी खुराक और चारे का इंतज़ाम फरमाते थे। ज़बह करने के वक़्त में बाकायदा उम्महातुल मोमिनीन, बच्चों, अज़वाज मुताहरात, इवन के एक हदीस में हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का भी तज़किरा मौजूद है कि उनको बुलाया, दुआ फरमाई और फिर क़ुरबानी के जानवर को ज़बह किया। तो कोई काम भी किया जाए तो तरीक़े से किया जाए, शरई शराइत के साथ किया जाए, शरई आदाब के साथ किया जाए। आजकल हमारे माशरे के अंदर जानवरों और बिलखुसूस कुर्बानी के जानवरों के हवाले से इन तमाम आदाब का, इन तमाम शराइत का लिहाज नहीं रखा जाता। अब जो आपने सवाल पूछा है
कि क्रेन के ज़रिए से छत के ऊपर से जानवर को लाया जा रहा है, और उसमें एक वीडियो भी पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई कि वो क्रेन के ज़रिए से नीचे लाते हुए जानवर ऊपर से ही गिर कर के नीचे ज़ख्मी हो गया, हड्डियाँ टूट गई, कोई कह रहा है कि कमर उसकी टूट गई, टांगें टूट गई। देखिए ये बिल्कुल गलत तरीका है और ये अहम पॉइंट है। पहली बात तो ये है कि नीचे से ऊपर लेकर जाने की ज़रूरत क्या है? जब आप इतना बड़ा जानवर ख़रीद रहे हैं तो नीचे ही उसके लिए देखभाल का मुनासिब इंतज़ाम करना चाहिए। अगर कोई रेंट पर जगह लेनी चाहिए तो उसका अहतमाम और इंतज़ाम करना चाहिए। दाएं बाएं पड़ोस के अंदर, आगे पीछे, या जहां फार्म है जहां पर ख़रीदा गया है वहां पर भी इसका इंतज़ाम होता है कि ख़रीदो फरोख्त मुकम्मल होने के बाद जानवर को वहीं पर रखा जाए। बहरहाल अगर आप लेकर के आ गए तो अब अगला नुक्ता ये है कि नीचे से ऊपर नहीं लेकर जाना चाहिए, नीचे इंतज़ाम। और अगर आप क्रेन के ज़रिए किसी तरह उसको ऊपर ले गए तो फिर वहीं पर ज़बह कर दिया जाए। उसको दोबारा नीचे लाने की क्या ज़रूरत है? वहीं ऊपर छत पर ही ज़बह कर देना चाहिए। अगर नीचे लेकर के आ रहे हैं तो अब नीचे लाने में, अब आपने देखा कि पिछले दिनों वो जो जानवर इस तरीके से गिरा है, यहाँ कई अहम निकात हैं। मकसद क्या है, इसके पीछे सबब क्या है, मुहर्रिक क्या है? अगर नामो नमूद है, नुमाइश है, भरम है, इलाका, मोहल्ला, गली, टाउन, पूरे के पूरे मोहल्ले के लोगों को बताना मकसूद है, वीडियो बनाना मकसूद है, सोशल मीडिया, फेसबुक और मीडिया पर उसको चलाना मकसूद है, तो ये तो कुर्बानी के रूह के ख़िलाफ़ है। क्या मुफ्ती ज़ुबैर कर रहे थे गुफ्तगू? यस, अभी हमें अब इजाज़त लेनी होगी, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अगर बाहर जाएं तो प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ। कोरोना है तो एहतियात करो ना, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कल करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोरोना